नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कटारा और आप मेरे साथ हैं संस्कृत समृद्धि क्लास जयपुर में। और हम आज सॉल्यूशन करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर जो है 5 नंबर का, उसका सॉल्यूशन करेंगे इतिहास का, जिसमें राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति के कुछ क्वेश्चन थे जो आपने टेस्ट दिया था उसमें। तो उनका सॉल्यूशन देखते हैं, उनके सही आंसर देखते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो आप अपनी जांच करेंगे इसके माध्यम से। तो पहला जो क्वेश्चन है, यानी जो 91 नंबर 91 नंबर का क्वेश्चन था आपका, वो ये है। इसमें ये जो क्वेश्चन था, इसमें आपको दिख रहा है कि ऑप्शन 4 जो हैं उनमें पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 91 नंबर का क्वेश्चन था। तो उसमें क्या था कि किस शासक के समय गुहिल वंश 2 शाखाओं रावल और राणा, कितनी शाखाएं? 2, एक तो रावल शाखा एक राणा शाखा में विभाजित हो गया था। अब ये बात कर रहा है किसकी? मेवाड़ की मित्रों, ठीक है। तो मेवाड़ में ये किस शासक के समय हुआ था कि जो गुहिल वंश था वो 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था? ऑप्शन ए था रण सिंह, ऑप्शन बी था सामंत सिंह, ऑप्शन सी था अल्लट और ऑप्शन डी था रावल रतन सिंह। अब ये पूछ रहा है कि रावल और राणा शाखा में विभाजित हुआ था। तो देखो, बात है 12वीं शताब्दी की और एक शासक हुए यहाँ पर रण सिंह। कौन है मित्रों? रण सिंह। एक रण सिंह नामक शासक हुए मेवाड़ में, ठीक है। बात है 12वीं शताब्दी की। तो 12वीं शताब्दी ईस्वी में रण सिंह नामक शासक हुए। अब था क्या कि ये जो रण सिंह नामक शासक थे, इनके 2 पुत्र थे। कितने पुत्र हैं इनके? 2। एक तो इनके पुत्र थे जिनका नाम था क्षेम सिंह। क्या नाम है? क्षेम सिंह। और दूसरे जो पुत्र थे इनके, उनका नाम था राहप। राहप। तो क्षेम सिंह और राहप 2 पुत्र थे इनके। 1158 ईस्वी के लगभग की बात थी कि यहाँ रण सिंह जो है, अब इनका जो उत्तराधिकारी हुआ वो इनका बड़ा पुत्र हुआ क्षेम सिंह। तो बड़ा पुत्र क्षेम सिंह है, छोटा पुत्र राहप। तो जब रण सिंह के बाद क्षेम सिंह शासक बने, नागदा इनकी राजधानी थी गुहिल वंश की, तो ये यहाँ शासक बन जाते हैं क्षेम सिंह। तो ये अलग हो जाते हैं यहाँ से राहप। तो राहप चले जाते हैं यहाँ से सिसोदा गांव। कहाँ चले गए? सिसोदा गांव उदयपुर में है, यहाँ चले जाते हैं और यहाँ जाकर के स्थापना कर देते हैं राणा शाखा की। और क्षेम सिंह ये शासन करते हैं नागदा में, और नागदा जो इनकी राजधानी थी, यहाँ पर ये स्थापना कर देते हैं नई शाखा की, जिसको कहते हैं रावल शाखा। रावल शाखा। तो रावल शाखा और जो राहप जो है वो क्या कर देते हैं? राणा शाखा की स्थापना। और इधर क्षेम सिंह जो है वो करते हैं रावल शाखा की स्थापना। तो ये किसके समय हुई? रण सिंह के समय। तो इसमें जो आंसर होगा मित्रों वो क्या होगा? रण सिंह होगा। रण सिंह के 2 पुत्र हैं, ये अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं और शासन करते हैं क्षेम सिंह और राहप। तो राहप जो है वो सिसोदा गांव में चले जाते हैं, राणा शाखा होती है। और बाद में इसी राणा शाखा के होते हैं राणा हम्मीर। और राणा हम्मीर 1326 ईस्वी में जैसा को पराजित करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करके यहाँ पर स्थापना कर देते हैं सिसोदिया वंश की। ये सिसोदा गांव से आए थे राणा हम्मीर, इसलिए इनका जो आगे वंश चला वो वंश कहलाया सिसोदिया वंश। तो सिसोदिया जो वंश है उसके संस्थापक कौन है? तो सिसोदिया वंश के संस्थापक है राणा हम्मीर। सिसोदिया वंश की शुरुआत मानी जाती है राणा हम्मीर से 1326 से। और जो सिसोदा गांव में शासन कर रहे थे वो वही गुहिल थे, जिनका एक व्यक्ति था राहप। राहप ने राणा शाखा की स्थापना की है। तो इनके नाम के आगे लगता है राणा, राणा हम्मीर। तो शाखा तो ही तो राणा और वंश कहलाता है फिर सिसोदिया वंश। तो इस प्रकार यहाँ रण सिंह के समय ये बात हुई है। सामंत सिंह, अल्लट और रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह जो थे वो अंतिम शासक थे रावल शाखा के। रावल शाखा के अंतिम शासक, रावल शाखा के अंतिम जो शासक हैं वो रावल रतन सिंह हैं। और रावल शाखा के पहले शासक थे वो थे क्षेम सिंह, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये स्थापना हुई है किसके समय? रण सिंह के समय। रण सिंह के पुत्र हैं क्षेम सिंह और राहप। क्लियर? ये क्वेश्चन आराम से समझ गए होंगे अच्छे से। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, ये क्वेश्चन है
कि किस स्थान पर महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था, जहां से महाराणा प्रताप छापामार युद्ध का संचालन करते थे। तो महाराणा प्रताप जो है उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा हल्दी घाटी युद्ध के बाद में। ठीक है, अब महाराणा प्रताप का शस्त्रागार पूछा गया है आपसे, और जहां से वो युद्ध का संचालन करते थे, यानी कि उनका जो शस्त्रागार था वो किस स्थान पर था। ठीक है, केलवाड़ा। केलवाड़ा क्या था, ये इनका हल्दी घाटी युद्ध के समय मित्रों सैन्य नियंत्रण केंद्र था। सैन्य नियंत्रण केंद्र, तो सैन्य नियंत्रण जो था, सेना का जो नियंत्रण था मित्रों हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप का, वो तो कहां से था, केलवाड़ा से था। ठीक है, देवेर ये राजसमंद में है। देवेर का युद्ध हुआ था 1582 ईस्वी में 15 अक्टूबर को। और मायरा की जो गुफा है उदयपुर में, ये जो मायरा की गुफा थी, यहां से इन्होंने क्या कर रखा था, ये इनका शस्त्रागार था, अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। इनका जो डिपो था, अस्त्र शस्त्रों का भंडार जो था वो यहाँ पर था। तो इसका जो आंसर होगा मित्रों वो क्या होगा, मायरा की गुफा। जबकि अगर सैन्य नियंत्रण केंद्र पूछा जाएगा तो क्या होगा, केलवाड़ा। तो सैन्य नियंत्रण के जहाँ से सेना का नियंत्रण था वो तो केलवाड़ा था, और जहाँ पर शस्त्रागार था, जहाँ से वो छापामार युद्ध जारी रख रहे थे, वो थी मायरा की गुफा। तो मायरा की जो गुफा है, गोगुंदा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर उधर मायरा की गुफा है। खमनौर गोगुंदा की पहाड़ियों का वाला जो क्षेत्र है वहाँ से छापामार युद्ध जारी रखा है महाराणा प्रताप ने, और वहाँ मायरा की गुफा है, और उस मायरा की गुफा में क्या था, महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था। ये क्वेश्चन क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, घुड़ले का त्योहार मारवाड़ के किस शासक की स्मृति में मनाया जाता है। यानी मारवाड़ में एक त्योहार मनाया जाता है और उस त्योहार को कहते हैं मित्रों घुड़ला का त्योहार, घुड़ले का त्योहार। ठीक है, और ये जो त्योहार मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, तो देखो घुड़ला का जो त्योहार मनाया जाता है यहाँ, ये मारवाड़ में मनाया जाता है चैत्र कृष्णा अष्टमी को। चैत्र कृष्णा अष्टमी को घुड़ला नृत्य भी किया जाता है, घुड़ला का मेला भी बढ़ता है, घुड़ला का त्योहार भी मनाया जाता है मारवाड़ में। और ये मनाया जाता है किसकी याद में, राव सातल देव की याद में। राव सातल देव मारवाड़ पर शासन किया था 1489 से लेकर के 1492 ईस्वी तक। ठीक है, अब राव सातल देव राव जोधा के बाद शासक बने थे। राव जोधा के बाद में जब राव सातल देव शासक बने थे तो हुआ क्या था कि इनके समय इधर अजमेर का एक सेनापति था जिसका नाम था घुड़ले खां। अब ये घुड़ले खां एक बार अजमेर पर आक्रमण करता है, और घुड़ले खां ने जब अजमेर पर आक्रमण किया, बात थी 1492 ईस्वी के लगभग की, तो यहाँ पर जब इसने जैसलमेर पर आक्रमण किया, अजमेर का शासक था ये जैसलमेर पर आक्रमण करता है। तो जब जैसलमेर पर इन्होंने आक्रमण किया तो ये जैसलमेर से पराजित होकर के वापस लौट रहा था अजमेर के लिए। तो जब अजमेर आ रहा था जैसलमेर से, तो रास्ते में जोधपुर का एक गांव पड़ता था पिपाड़। इस पिपाड़ नामक गांव से क्या किया था, इस घुड़ले खां ने गणगौर खेल रही लगभग 140 लड़कियां थीं, उन लड़कियों को इसने क्या कर लिया, यहाँ पर बंदी बनाया, और बंदी बना करके ये घुड़ले खां अपने साथ पिपाड़ से कहाँ ले आया था, अजमेर ले आया था। अब इस बात की जब सूचना मिली राव सातल देव को, तो सातल देव ने आक्रमण किया था घुड़ले खां पर, और घुड़ले खां को पराजित करके इसका सिर धड़ से अलग कर दिया, और ये सिर इसका धड़ से अलग करके इसको बाणों में लगा करके बाणों से छिद्रित कर दिया, और बाणों से लगा करके ये जो लड़कियां थीं लड़कियों को इसको दे दिया, और लड़कियों ने इस बाण लगी खोपड़ी को लेकर के नृत्य किया था, और उसी नृत्य को कहा जाता है घुड़ला नृत्य, जो मारवाड़ में चैत्र कृष्णा अष्टमी में को रात्रि में महिलाओं द्वारा सिर पर छिद्रित मटके में दीपक रख करके नृत्य किया जाता है। उस नृत्य को कहा जाता है घुड़ला नृत्य, और घुड़ला नृत्य किया जाता है राव सातल देव की याद में, क्योंकि इस युद्ध में सातल देव अत्यधिक घायल हो गए थे, और घायल होने के कारण इनका देहांत हो गया था। इसलिए यहाँ पर मारवाड़ में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा अष्टमी को इनकी याद में रात्रि में महिलाएं सिर पर छिद्रित मटके में दीपक रख करके नृत्य करती हैं, और इस नृत्य के संरक्षण का कार्य किया जाता है रूपायन संस्थान बोरुंदा द्वारा। और यहाँ पर त्योहार मनाया जाता है घुड़ले का त्योहार, और ये मनाया जाता है चैत्र कृष्णा अष्टमी को। तो इसको कहते हैं घुड़ले का त्योहार, किसकी याद में, राव सातल देव की याद में। क्लियर ये बात। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अगला आपका क्वेश्चन है, ये बात है
कि अल्लाह ने जब दिल पर मोहर कर दी है हिंदू धर्म की, ठीक है, तब मैं उसको तोड़ने की गुस्ताखी क्यों करूं? यह कथन किसने कहा था? यानी कि राजस्थान के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने ये बात कही थी कि अल्लाह ने जब दिल पर मेहर कर दी है किसकी? हिंदू धर्म की, तो मैं उसे तोड़ने की गुस्ताखी क्यों करूं, गलती क्यों करूं? जब अल्लाह ने मुझे हिंदू धर्म में पैदा किया है, हिंदू धर्म का जन्म दिया है, तो मैं उस धर्म को बदलने की कोशिश क्यों करूं, गलती क्यों करूं? तो ऐसा किसने कहा था? मुंगेर के शाह दौलत, मानसिंह, भगवान दास, बीरबल। तो देखो ये बात कही थी आमेर के मानसिंह प्रथम ने। आमेर के मानसिंह प्रथम ने क्यों कही थी? क्योंकि अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी, ठीक है, और उसकी सदस्यता ग्रहण करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल था। एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल, जो महेश दास। मानसिंह ने ये बात कहते हुए इनकार कर दिया था कि जब मुझे हिंदू धर्म में जन्म दिया गया है ईश्वर द्वारा, तो मैं ये धर्म परिवर्तित क्यों करूं? तो इसलिए उन्होंने ये कथन कहा था, और ये मानसिंह ने कहा था, तो उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। तो ये किसकी बात है मित्रों? मानसिंह की बात है। मानसिंह फर्स्ट आमेर के थे, ठीक है, ये उनकी बात है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ जो हत्याकांड है ये कब की घटना है? मानगढ़ हत्याकांड की घटना 95 नंबर क्वेश्चन है कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? तो देखो डेट दे रखी है इसमें, पहले सितंबर 1911 ईस्वी, दूसरी जो डेट है वो है 17 नवंबर 1913 ईस्वी, तीसरी जो डेट है वो है जनवरी 1915 ईस्वी, और चौथी जो डेट है वो है 21 मार्च 1915 ईस्वी, ठीक है। तो मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ कहाँ पे? बांसवाड़ा में, और मानगढ़ बांसवाड़ा में इसका संबंध है किस आंदोलन से? भगत आंदोलन से, भगत आंदोलन। और भगत आंदोलन चलाया था गोविंद गिरी ने, और गोविंद गिरी ने मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में आदिवासियों का एक सम्मेलन किया था, और सम्मेलन की जांच करने आए थानेदार गुल मोहम्मद की आदिवासियों ने हत्या कर दी थी, जिसके कारण सरकार ने इस मानगढ़ गांव में जो एक सैनिक टुकड़ी थी जिसको कहते थे MBC, मेवाड़ भील कोर, जिसका गठन 1841 ईस्वी में किया गया था, मेवाड़ भील कोर का। ये मेवाड़ भील कोर के सैनिक जाते हैं और मानगढ़ बांसवाड़ा को, उस पहाड़ियों को घेर करके वहां पर गोलियां चलाते हैं, और वो गोलीकांड की घटना होती है 17 नवंबर 1913 ईस्वी को, 17 नवंबर 1913 ईस्वी को, ठीक है। गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी, और गोविंद गिरी ने एक आंदोलन चलाया था, भगत आंदोलन। गोविंद गिरी ने आंदोलन चलाया था, भगत आंदोलन। फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है 1903 ईस्वी में, फिर 10 वर्ष बाद इनको फिर रिहा किया जाता है, तो 1913 में ये सम्मेलन करते हैं ये यहाँ। और जब यहाँ सम्मेलन करते हैं आश्विन पूर्णिमा को, ठीक है, सॉरी मार्गशीर्ष को, तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को यहाँ सम्मेलन किया जाता है 17 नवंबर 1913 को, और उस समय यहाँ पर आदिवासियों पर गोलियां चलाई जाती हैं, जिसको मानगढ़ हत्याकांड कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी को क्या कहते हैं मित्रों? राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है मानगढ़ हत्याकांड को। घटना घटित तो ये 17 नवंबर 1913 ईस्वी को। इसमें जो MBC ने जो गोलियां चलाई थी उसमें लगभग 1500 आदिवासी या भील शहीद हुए थे। तो कितने भील शहीद हुए थे? इसमें लगभग 1500 भील शहीद हुए थे, और ये घटना घटी थी 17 नवंबर 1913 ईस्वी को। क्लियर ये बात? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय, राजस्थान के एकीकरण के समय जो पहला चरण था वो मत्स्य संघ था, दूसरा चरण था वो पूर्व राजस्थान संघ था, और तीसरा चरण था 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को, वो था संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान के बारे में कौन से कथन इसमें सही हैं? तो पहला ऑप्शन था आपके इधर, संयुक्त राजस्थान में कुल 10 रियासतें थीं, यानी संयुक्त राजस्थान तीसरे चरण में कुल 10 रियासतें थीं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो दूसरा चरण था
इधर उस दूसरे चरण में रियासतें कितनी थी, तो दूसरे चरण में मित्रों जो रियासत थी वो दूसरे चरण में रियासतें थी कितनी, 9। और तीसरा जो चरण था उस तीसरे चरण में रियासतें थी कुल कितनी, तो तीसरे चरण में रियासतें थी 1 उदयपुर मात्र। ठीक है, तो दूसरे चरण में 9 रियासतें थी, कौन कौन सी, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। और फिर जब तीसरा चरण था, तीसरे चरण में एक रियासत जोड़ी थी उदयपुर, और पूर्व राजस्थान को उदयपुर में मिला करके बनाया गया था संयुक्त राजस्थान। पहले चरण में मत्स्य संघ था जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर थी। ठीक है, तो वो तो पहले चरण की रियासतें थी। पहले चरण को मत्स्य संघ को अलग रख दिया गया था, उसके लिए जांच के लिए एक समिति गठित कर दी थी, डॉक्टर शंकर देवराव समिति। ठीक है, और फिर दूसरे चरण को 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण किया गया था, जिसमें कितनी रियासत थी, 9 रियासत थी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक 9 रियासत थी। और फिर एक रियासत उसमें मिलाई गई थी उदयपुर, और उदयपुर को मिलाकर के तीसरा चरण किया गया था 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को, तब उसका नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान। तो कुल 10 रियासतें थी, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल ने किया था। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन मित्रों वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था, वल्लभ भाई पटेल ने चौथे चरण बृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था चौगान स्टेडियम जयपुर में 30 मार्च 1949 ईस्वी को। ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ तीसरे चरण का संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया, इसका उद्घाटन किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पहले 2 चरणों का उद्घाटन किया था नरहरि विष्णु गौड़गिल, एनवी गौड़गिल ने। तीसरे चरण का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और चौथे चरण का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, अब यहाँ ये गलत हो गया। महाराणा भूपाल सिंह को संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया था, बिल्कुल सही बात है। मेवाड़ महाराणा थे भूपाल सिंह, उनको संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया था। उपराज प्रमुख बनाया गया था कोटा के भीम सिंह को। फिर है संयुक्त राजस्थान का क्षेत्रफल 29,777 वर्ग किलोमीटर था, बिल्कुल सही बात है, 29,777 वर्ग किलोमीटर था। और जनसंख्या 42.60 लाख, 42,60,918 थी, 42,60,918 थी संयुक्त राजस्थान की जनसंख्या। तो यहाँ बिल्कुल सही बात है ये कि 42.60 लाख थी। तो 3 सही हैं, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, यानी 1, 3, 4 बिल्कुल आंसर क्या होगा इसका, डी आंसर होगा। इसमें यहाँ ये नहीं है वल्लभ भाई पटेल, कौन आएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये गलत हो जाता है। तो संयुक्त राजस्थान के बारे में तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सा टफ है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपने मुझे लग रहा है बिल्कुल सही किया होगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। 97 क्वेश्चन, 97 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपसे कि मारवाड़ क्षेत्र के पंचपीरों में कौन से देवता शामिल हैं। मारवाड़ क्षेत्र के जो पंचपीर हैं, पंचपीर जानते हैं ना, यानी कि मारवाड़ के 5 लोक देवता हैं जिनको मारवाड़ के पंचपीर, राजस्थान के पंचपीर के नाम से जाना जाता है, जिनमें कौन कौन से हैं, पाबू जी हैं, हड़बू जी हैं, रामदेव जी हैं, मेहा जी हैं, ठीक है, और गोगा जी हैं, यही हैं। इसमें तेजा जी हैं तो तेजा जी नहीं है, यहाँ इसमें भी तेजा जी आ रहे हैं, कल्ला जी आ रहे हैं, ये नहीं है, देवनारायण जी ये भी नहीं है, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, तेजा जी नहीं है। ठीक है, तो पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, 5 पीर पधारियो, गोगा जी गेहा। ये कहावत सुनिए ना आपने, ये दोहा है कि पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, 5 पीर पधार जो गोगा जी गेहा। तो 5 पंचपीर हैं, और ये जो 5 पंचपीर हैं इनको ही राजस्थान का पंचपीर, मारवाड़ का पंचपीर के नाम से जाना जाता है। अगर इसको आप ऐसे भूल जाएं तो ऐसे एक बात बताता हूं मैं आपको, एक बात याद रखना, देखो मेह परगो, एक बात याद रख लेना ऐसे, ठीक है। अगर ये भी भूल जाएं तो आप याद रखना इस बात को, मेह परगो, मेहा जी, हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी और गोगा जी। मेह परगो किसकी कृपा से, इन पंचपीरों की कृपा से। ठीक है, तो सीरीज ट्रिक हो जाती है इसकी, मेह परगो ये कौन है, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, मांगलिया मेहा जो हैं वो हैं, और गोगा जी हैं, ये पंचपीर कहलाते हैं मारवाड़ के। ठीक, क्लियर ये बात, मेह परगो, बिल्कुल। आगे, निम्न में से कौन सा युगम असंगत है। अब इसमें असंगत युगम पूछ रहा है आपसे कि कौन सा युगम असंगत है, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है मेलों का, और मेलों का ये क्वेश्चन जरूर आता है रीट में, हर बार ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें एक साथ ही हमने कितने मेले दे दिए, देखो 5 मेले दे दिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से 5 मेले क्लियर हैं आपके।
रानी सती मेला झुंझुनू में भरता है, ठीक है। अब कब भरता है? भाद्रपद अमावस्या को। बाबा रामदेव मेला जैसलमेर में कब भरता है? भाद्रपद शुक्ला 2 से 11 तक। चुंगी तीर्थ मेला रीड 2018, ठीक है, रीट 2017 के पेपर में आया था, 2016 है, ठीक है। चुंगी तीर्थ मेला, जो चुंगी तीर्थ मेला है वो जैसलमेर में बढ़ता है भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को। नाग पंचमी मेला मंडौर जोधपुर में भाद्रपद शुक्ला पंचमी को, और छोटी तीज मेला जयपुर में भाद्रपद शुक्ला तृतीया को। अब इसमें पूछ रहा है कि असंगत क्या है। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और इनको लास्ट तक पढ़ना, लास्ट में गोला करना है। इसमें संगत लिख रहा है, असंगत लिख रहा है, सत्य लिख रहा है, असत्य लिख रहा है। ये बात पढ़नी है आपको अच्छे से, वहां से ऐसे ही गोले करके कि लास्ट में पूछ क्या रहा है। ऐसे पढ़ने के चक्कर में सही को है पढ़ जाते हैं, है को सही पढ़ जाते हैं, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य पढ़ जाते हैं पेपर के प्रेशर में आकर के। इसलिए बात ध्यान रखनी है, अच्छे से पढ़ करके लास्ट में पूछ क्या रहा है, असंगत पूछ रहा है कि संगत पूछ रहा है कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। ये बात पेपर में याद रखनी है मित्रों आपको, ठीक है। तो ध्यान रखो कि यहां पर ये क्या पूछ रहा है आपसे कि कौन सा असंगत है। रानी सती मेला जो कि विश्व का एकमात्र सती मंदिर है झुंझुनू में, जिस मेले पर वर्तमान में रोक लगा रखी है, वो भाद्रपद अमावस्या को बढ़ता था। बिल्कुल सही बात है। बाबा रामदेव जी मेला भाद्रपद शुक्ला 2 से 11 तक बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चुंगी तीर्थ मेला है भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, चतरा चौथ, गणेश जी का जन्मोत्सव, ठीक है, गणेश जी का बर्थडे भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। नाग पंचमी मेला मंडौर जोधपुर में बढ़ता है भाद्रपद शुक्ला पंचमी को, बिल्कुल सही बात है। और छोटी तीज मेला जयपुर भाद्रपद शुक्ला तृतीया, गलत बात, ठीक है। सही बात क्या है? श्रावण शुक्ला तृतीया, श्रावण शुक्ला तृतीया। तो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन में होकर के गलत हो जाते हैं, क्योंकि ये भाद्रपद है और इधर सावन है, और कंफ्यूज में होकर के हम क्या कर जाते हैं, सही करके आगे थे। ज़्यादातर लोगों ने इसको रानी सती कर दिया होगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि श्रावण शुक्ला तृतीया को छोटी तीज होती है, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को कजली तीज होती है, बड़ी तीज होती है जो बूंदी की प्रसिद्ध है, और छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। तो इसका जो आंसर होगा यानी कि जो असंगत है वो क्या है? ये है, क्योंकि इसका सही आंसर है ये, ठीक है। और इसमें दे रखा था ये, तो इसलिए असंगत छाड़ना था, तो ये आंसर होगा इसका। क्लियर ये बात? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है आपके कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। अब सुमेलित पूछ रहा है, पहले क्या पूछा था? असंगत पूछा था, अब सुमेलित पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो अब सुमेलित यहाँ करना है आपको। क्या क्या सुमेलित हो सकता है तो करके देखो क्या क्या सुमेलित होगा। तो देखो निम्न में से कौन सा सुमेलित है? घुड़ला और कुरजा, ये लोकगीत हैं और इधर इनका क्षेत्र दे रखा है, यानी कि कौन सा लोकगीत किस क्षेत्र में प्रचलन में है। तो घुड़ला और कुरजा मारवाड़ में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मूमल, झोरावा, हालरिया या होलरिया जच्चा गीत जिनको कहते हैं, तो ये प्रसिद्ध है जैसलमेर के, बिल्कुल सही है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है, मारा गोरबंद नखरा लो, मारो गोरबंद नखरा लो, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में, शेखावाटी क्षेत्रों में, ये भी बिल्कुल सही है। पीपली शेखावाटी बीकानेर तथा मारवाड़ के कुछ क्षेत्र में, ठीक है। और ढोला मारू सिरोही में, ढोला मारू जो गीत है वो कहाँ का है? सिरोही का प्रसिद्ध है। ढोला मारू के गीत सिरोही के प्रसिद्ध हैं, ढोला मारू का चित्र मारवाड़ का प्रसिद्ध है, ढोला मारू के चित्र मारवाड़ के प्रसिद्ध हैं, ढोला मारू का चित्र बना है मेवाड़ शैली में, ये ध्यान रखना है। तो इसका बिल्कुल सही क्रम में है, यानी कि ABCD ऐसे ही होगा इसका, ABCDE, यानी कि आंसर होगा इसका 1, ABCDE पहला ही आंसर होगा। तो पांचों के पांचों बिल्कुल सही हैं, तो ये बिल्कुल संगत है, सुमेलित है ये युग्म, ठीक। क्लियर ये बात? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो 100 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है? देखो ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए, ठीक है, ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनका जो देहांत हुआ था वो 17 जून 1858 ईस्वी को अंग्रेज सेनापति था जिसका नाम था जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुई थी।
जनरल हीरोज की सेना से लड़ते हुए। जब इनकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी, सब जो पड़ा हुआ था, यानी कि इनकी जो पार्थिव देह थी किसकी, रानी लक्ष्मीबाई की, तो उसके पास खड़े होकर के जनरल हीरोज ने कहा था कि यहाँ सोई हुई औरत भारतीय सैनिकों में अकेली मर्द है। किसके बारे में कहा था? रानी लक्ष्मीबाई के। और रानी लक्ष्मीबाई, इनका उपनाम क्या है? उपनाम। तो रानी लक्ष्मीबाई को किस उपनाम से जाना जाता था? तो रानी लक्ष्मीबाई को कहते हैं मित्रों महल परी। तो महल परी उपनाम से भी जाना जाता है इनको। तो महल परी भी के नाम से भी जाना जाता है। मूल नाम इनके मनु मणिकर्ण का वो आपने पढ़े ही हैं, लेकिन एक नाम और उपनाम है, वो क्या है? महल परी के उपनाम से जाना जाता है रानी लक्ष्मीबाई को। इनका युद्ध हुआ था अंग्रेज सेनापति जनरल हीरोज से, जिसमें ये 17 जून 1858 को लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होती हैं। और वो स्थान था कौन सा मित्रों? कालपी। कौन सा स्थान था? कालपी नामक स्थान था। तो कालपी नामक स्थान पर ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होती हैं। 17 जून 1858 में जनरल हीरोज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये बात, इसका आंसर होगा कालपी। अगली बात, 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी गठित की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इजी भी क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज में आकर के हम गलत कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को। 1923 ईस्वी में किसके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? ठीक है, तो एक पार्टी गठित की गई थी, नई पार्टी, जिसका नाम था स्वराज पार्टी, स्वराज दल। और स्वराज दल का गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक नई पार्टी गठित की थी कांग्रेस से अलग, और फिर वो पार्टी जो थी उसका नाम रखा गया था स्वराज दल। ठीक है, स्वराज पार्टी रखा गया था। मोतीलाल नेहरू और CR दास, इन्होंने इलाहाबाद में इसकी स्थापना की थी। तो इलाहाबाद में इनकी स्थापना हुई है 1923 में, और ये दोनों व्यक्ति इसकी स्थापना करते हैं, मोतीलाल नेहरू और CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास। आगे, देव समाज। देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज के जो संस्थापक है मित्रों वो कौन है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिवनारायण अग्निहोत्री और रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, देव समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिवनारायण अग्निहोत्री और रामकृष्ण परमहंस। देव समाज। तो देव समाज के जो संस्थापक थे मित्रों, वो देव समाज के संस्थापक थे कौन? शिवनारायण अग्निहोत्री। ठीक है, तो शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी। शिवनारायण अग्निहोत्री दक्षिण भारत के थे। ठीक है, और शिवनारायण अग्निहोत्री ने लगभग 1887 ईस्वी के लगभग इसकी स्थापना की थी। किसकी? देव समाज की। तो देव समाज के संस्थापक कौन है? शिवनारायण अग्निहोत्री है। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष पता है आपको, WC बनर्जी, भोमेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरे जो अध्यक्ष थे, पहला 1885 ईस्वी में, दूसरा 1886 ईस्वी में, फिर 1887 ईस्वी में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, तो पहले जो पारसी अध्यक्ष थे वो तो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, फिर उसके बाद में पहले अंग्रेज जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले, और पहले मुस्लिम जो अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 ईस्वी को कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ, और उस मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? बदरुद्दीन तैयब जी ने। ठीक है, पहले मद्रास जो अधिवेशन है उसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। पहले अध्यक्ष भोमेश चंद्र बनर्जी बंबई में, फिर कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की। फिर 1887 में तीसरा अधिवेशन हुआ मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की। फिर इसके बाद में 1888 ईस्वी में, ठीक है, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ, और इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने, जो कि पहले अंग्रेज थे। तो पहले पारसी दादा भाई नौरोजी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। पहले अंग्रेज कौन थे? जो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। यहाँ कौन थे? दादा भाई नौरोजी जो पारसी थे, ये मुस्लिम थे यहाँ पर, और यहाँ अंग्रेज थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज
यूले। तो जॉर्ज यूले जो हैं वो अंग्रेज अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम के कांग्रेस के। तो मुस्लिम के तो हैं, कौन है मुस्लिम? बदरुद्दीन तैयब जी। और अंग्रेज जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो कौन है? जॉर्ज यूले हैं 1888 ईस्वी में। अब इससे आपसे पूछा था कि मुसलमान अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंगोर वाट मंदिर बनवाया था? कई बार रीट के पेपर में भी आ चुका है, कई बार पेपरों में आता रहता है क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है। कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु का मंदिर है सूर्यवर्मा सेकंड। किसने बनाया था? सूर्यवर्मा सेकंड जो है, सूर्यवर्मा सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। कंबोडिया में बना हुआ है अंकोर वाट मंदिर है, भगवान विष्णु के मंदिर है, इनका निर्माण यहाँ हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो सूची जो फर्स्ट है उसको सूची सेकंड से सुमेलित करके फिर आंसर देना है। तो देखो यहाँ इधर सूची दे रखी है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, उनके बारे में सुमेलित करके फिर इसमें क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन से सबसे अधिक सुमेलित हैं? ठीक है, ये भी पढ़ना है। ठीक है, तो देखो मांदा क्या है? सबसे पूर्वी स्थल नहीं है, सबसे पूर्वी स्थल तो आलमगीरपुर है, ये गलत हो गया। दायमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल, बिल्कुल सही है। आलमगीरपुर सबसे उत्तरी स्थल, गलत है, क्या है? मांदा है, तो ये उल्टा सीधा हो गया है। सुत कांगेडोर सबसे पश्चिमी स्थल पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान, बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल 2 और 4 सही हैं, तो 2 और 4 किस में है? सी में है। तो इसका जो आंसर होगा मित्रों वो क्या होगा? सी होगा। केवल सुमेलित, अधिक सुमेलित कौन से है? सी है, 2 और 4 सही है। अगर यहाँ मांदा जो है वो क्या है? सबसे उत्तरी स्थल है, और यहाँ आलमगीर सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, लेकिन इसमें सुमेलित पूछ रहा है तो सुमेलित केवल इसमें 2 ही हो रखे हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल सही किया होगा आपने। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसका आंसर पता चल गया ना आपको कि दायमाबाद और सुत कांगेडोर है, ये बिल्कुल सही मिल रहे हैं और नहीं मिल रहे हैं। वैसे अगर मिला के देखें तो इधर यहाँ ये मिलता है, सबसे मांदा जो है वो सबसे क्या है? उत्तरी स्थल है। मांदा क्या है? सबसे उत्तरी स्थल है, और जो आलमगीरपुर है वो सबसे पूर्वी स्थल है। दायमाबाद जो है वो सबसे दक्षिणी स्थल है, और सुत कांगेडोर सबसे पश्चिमी स्थल है। ऐसे मिलता है, लेकिन वो यहाँ ऐसे नहीं मिल रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन के हिसाब से ये सही है, सी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थान हैं, उनसे जो सामग्री अवशेष वस्तुएं मिली हैं उनका सही मिलान करना है। देखो, फारस की मोहरें एवं आटा पीसने की पत्थर की चक्की हमको कहाँ से मिली हैं? तो फारस की मोहर और ये हमको मिले हैं कहाँ से मित्रों? लोथल से, तो इसका होगा यहाँ लोथल। गुड़िया निर्माण कारखाना एवं लिपस्टिक चनुदड़ो, ये यहाँ से मिले, लिपस्टिक और ये चनुदड़, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री। ठोस पहियों वाली गाड़ी और मछुआरे का चित्र मिला है मित्रों हड़प्पा से। ठीक है, अलंकृत एवं कच्ची ईंटें ये मिली हैं कालीबंगा से। कालीबंगा कच्ची ईंट, कालीबंगा ध्यान रखना, कच्ची ईंट, अलंकृत ईंट। ठीक है, तो इसका जो अब यहाँ अगर कूट देखें तो क्या बैठेगा? तो देखो पहले में होगा 4। ठीक है, पहले में क्या होगा? 4, यानी कि डी होगा। ठीक है, फिर बी में क्या होगा? बी होगा। ठीक है, फिर सी में क्या होगा? ए होगा, और फिर डी में क्या होगा? सी होगा। तो डी बी ए सी, डी बी ए सी, यानी आंसर होगा मित्रों इसका बी आंसर होगा। ठीक है, तो ये इन स्थानों से सामग्री हमें मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 107 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन से उपवेद हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कौन से उपवेद हैं। उपवेद जानते हैं ना, वेद और उनके 4 उपवेद हैं। ठीक है, जैसे वेदों की बात करें तो वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। अथर्ववेद, ऋग यजु साम अथर्व। ठीक है, अब इनके उपवेद पूछ रहा है, तो उपवेद की अगर बात करें मित्रों तो उपवेद कौन कौन से हैं? तो देखो, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है
धनुर्वेद, धनुर्वेद। सामवेद, सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का जो है वो है शिल्पवेद, शिल्पवेद। अब 4 वेद हैं, 4 इनके उपवेद हैं, ठीक है। अब इनमें पूछ रहा है कि कौन इनमें से कौन से उपवेद हैं, तो शिक्षा और ज्योतिष ये तो क्या है, वेदांग हैं। क्या है, वेदांग। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ठीक है। ये तो क्या है, शिक्षा और ज्योतिष, ये तो हो नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, वेदांग हैं। गंधर्व वेद है, शिल्पवेद है, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, ये इनके उपवेद हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 और 6, सी आंसर होगा मित्रों इसका, ठीक है। तो सी इसका आंसर है। चलें आगे, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, बौद्ध धर्म संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में हैं, यानी बौद्ध धर्म जो है उस बौद्ध धर्म संघ के जो नियम दिए गए हैं वो किस पुस्तक में हैं, तो त्रिपिटक, त्रिपिटक तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक को मिलाकर त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है। विनय पिटक, विनय पिटक में क्या है, नियम दिए हुए हैं, ये पहले भी एक पेपर में क्वेश्चन आ चुका है आपके। तो विनय पिटक है, और इस विनय पिटक की रचना की थी किसने, गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्य थे उपाली, ठीक है। तो उपाली ने इसका संकलन किया था विनय पिटक का, और विनय पिटक में बौद्ध जो संघ है उसके क्या दिए थे, नियम दिए थे। तो इसकी रचना की थी उपाली ने। सुत्त पिटक है, अभिधम पिटक है और विनय पिटक है, इन तीनों को मिलाकर के त्रिपिटक कहते हैं, और बौद्ध धर्म के क्या हैं, पवित्र ग्रंथ हैं। और इसमें नियम हैं जो उपाली ने रचना की है जिसकी, वो है विनय पिटक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था आपका 109 नंबर, कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, ठीक है। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीन भारत में कौन सा शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में क्या अपना लिया था, जैन धर्म अपना लिया था। समुद्रगुप्त नहीं है, बिंदुसार नहीं है, चंद्रगुप्त और अशोक, ठीक है। तो चंद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु थे भद्रबाहु, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये इनके क्या थे, गुरु थे, और जैन धर्म अपना लिया था। और फिर बाद में ये दक्षिण भारत चले गए थे, और दक्षिण भारत में ही जैन धर्म की संलेखना विधि से, उपवास विधि से, संलेखना विधि से ही इन्होंने अपना देह त्याग किया था श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला में। तो श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर ही इन्होंने 298 BC में ईसा पूर्व को अपना देह त्याग किया था जैन धर्म में रहते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो कौन सा धर्म ग्रहण करते हैं, जैन धर्म। और किससे, उनके गुरु थे भद्रबाहु, और भद्रबाहु की रचना है मित्रों क्या, कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है, भद्रबाहु हैं। और भद्रबाहु जैन गुरु थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना करके बाद में संलेखना विधि से जैन धर्म में उपवास द्वारा अन्न जल को त्याग देते हैं, उसको संलेखना विधि कहते हैं, और उससे धीरे धीरे शरीर नष्ट हो जाता है। तो उसी विधि से इन्होंने भी अपना देह त्याग किया था 298 ईसा पूर्व में। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर, कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए, बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किए गए हैं, यानी ऐसे कौन से गुप्त शासक थे, ऐसे कौन से गुप्त शासक थे जो सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए, बांसुरी या वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। तो वीणा वादन प्रकार के जो सिक्के मिलते हैं मित्रों वो किसके मिलते हैं, समुद्रगुप्त के मिलते हैं। समुद्रगुप्त के कुल 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के मिले हैं, जिसमें अश्वमेध यज्ञ जो है उसकी भी जानकारी मिलती है, परशु प्रकार के सिक्के मिलते हैं, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के मिलते हैं, और वीणा वादन प्रकार के सिक्के मिलते हैं, व्याघ्र शैली के सिक्के मिलते हैं। तो बांसुरी बजाते हुए, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए जो दर्शाया गया है वो किसको, समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। तो ये 110 नंबर का क्वेश्चन था आपका। तो ये टोटल क्वेश्चन थे इतिहास, कला
और संस्कृति के 5वें मॉडल टेस्ट पेपर के आपके। मुझे आशा है आपने अच्छे से पेपर किया होगा और आप अच्छे से तैयारी को बनाए रखें, ठीक है। एग्जाम दूर नहीं है, अब आपके लगभग 20-25 दिन बचे हैं, तो अच्छा से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं कि हम लगातार भारतीय संविधान और भारतीय राजनीति से संबंधित जो प्रश्न हैं उनका यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, और निश्चित रूप से हमें प्रश्नों को बारीकी से समझना है और उसके जो वैकल्पिक जो विकल्प दिए गए हैं उन पर हर एक पर विचार करके और तब हमको सही आंसर को चूज करना है। तो इसमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, हमको इसको बारीकी से समझकर और गहनता से जो हमारा अध्ययन किया गया है उसको यहाँ हमको रखना है। तो आज के जो प्रश्न हैं उनका हम यहाँ अभी हल करेंगे उनको। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है? देखिए, कौन हटा सकता है कि यहाँ बात की जा रही है हटाने की। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा सवाल को समझने का आपको ज़रूरत है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको यहाँ से अपने उसके पद से हटाने की बात हो रही है। तो अकेला ना राष्ट्रपति हटा सकता ना प्रधानमंत्री हटा सकता। तो उसका हमारा जो भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है वो है संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से इसको हटाया जा सकता है। कैसे? तो या तो संसद की हम जब बात करते हैं तो सदन में जो कुल सदस्य संख्या है उसके या तो बहुमत से या जो उपस्थित सदस्य हैं उसके 2/3 सदस्यों के द्वारा अनुशंसा करने पर इसका जो महाभियोग के माध्यम से इसको हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची में से पृथक किया गया? अब देखिए, जो आपको ये पता है कि जब हम बात करते हैं कि संविधान में हमारे जब मूल अधिकार थे वो प्रारंभ में कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन 1978 एक्ट जो था अधिनियम, उसके द्वारा इस संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी जो बात हम कर रहे हैं, उसको उन मूल अधिकारों से हटा दिया गया और अभी उसकी संख्या कितनी है? 6। तो इसका सही आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा का प्रावधान किया गया है? देखिए, ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की, तो जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 49 में यह प्रावधान किया गया है कि जितने भी हमारे ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनकी रक्षा की जाए करने का। तो ये हमारा सीधा सा इसका आंसर होगा अनुच्छेद 49। अगला हमारा जो सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? देखो, बार बार ये सवाल अपना रूप बदल बदल कर आपके सामने है और देखिए, मौलिक कर्तव्यों की बार बार बात की जाएगी। तो आप देखें कि हमने देखा था पिछले टेस्ट के दौरान कि जब हमने मौलिक कर्तव्यों की बात की, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की बात की 1976 में, उनके अनुशंसा पर ही जो मौलिक कर्तव्यों को
जोड़ा गया और उस समय कितने थे? 8 मौलिक कर्तव्य थे। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उसमें 2 और कर्तव्य और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई थी। आज हम जब देखते हैं तो वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के जो आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रावधान करने का प्रावधान 11वें जो भारतीय संविधान के भाग 4 में 51 का अनुच्छेद के द्वारा इसमें वर्णित हैं। अगला हमारा सवाल होगा, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो ये सवाल तो इतना बेसिक है और लगभग सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और आप देखें 2 अक्टूबर 1952 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से, 26 जनवरी को पंजाब के अमृतसर से, 15 अगस्त 1961 को गुजरात के अहमदाबाद से, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से। तो ये राजस्थान से ही इसकी शुरुआत होती है। और 2 अक्टूबर 1959 को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर जिले में इसका दीप प्रज्वलित कर पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। तो ये सवाल 2 अक्टूबर 1959 और नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न हमारा होगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देने के पश्चात उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता? देखो बहुत बारीकी से समझने का, ध्यान से समझने का सवाल है। यानी कि जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देता है, किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। अब उपराष्ट्रपति उसकी सूचना किसको दे? तो इसकी जो सूचना है वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लेकिन आप ये देखें, राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दिया। उपराष्ट्रपति यदि त्याग पत्र दे दे तो उस समय राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा। लेकिन राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया या कोई अनहोनी घटना हुई है और उपराष्ट्रपति ने भी अपना त्याग पत्र या कोई अनहोनी घटना हुई है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति कौन होगा? तो वो कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऐसा एक बार हो चुका है। तो सवाल को समझने की जरूरत है। तो वो अब इसकी सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला जो हमारा सवाल है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखिए, सामूहिक रूप से, तो सामूहिक रूप से जब हम बात करते हैं तो वो लोकसभा के प्रति, क्योंकि जो लोकसभा में कौन होते हैं? जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं। और मंत्रिपरिषद में चाहे वो लोकसभा से है, राज्यसभा से है, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। तो वो सामूहिक रूप से, चूंकि ये जनता के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सदन है, तो इसके प्रति वो जिम्मेदार उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय में पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में श्रीमती फातिमा बीबी ये पहली न्यायाधीश रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। ज्ञान सुधा मिश्रा जी भी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रही हैं। श्रीमती इंदु मल्होत्रा भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रही हैं। लेकिन यहाँ बात आ रही है मुख्य न्यायाधीश। तो अभी तक कोई भी महिला, भारत में कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस नहीं बन पाई है। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा कोई भी नहीं। अभी कयास लगाए जा रहे हैं 1927 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हो सकती हैं।
तो इन सवालों को हमें ध्यान से देखना होता है, उसके जो विकल्प हैं उनको भी हमें अच्छे से समझना होता है और उसके बाद हम उसके विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना होता है, वो हमारा सही आंसर होता है। इसी के साथ धन्यवाद सभी का। और निश्चित रूप से आप जब परीक्षा में शामिल होंगे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, तो इस तरह के जब सवाल होंगे, इस तरह के जब विकल्प होंगे, तो उनको आपको गहनता से, बारीकी से समझ करके और सही उत्तर पर आपको चुनना है, टिक करना है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत समृद्धि क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत। हम रीट के मॉडल पेपरों की बात कर रहे थे और उसमें उसी सीरीज में हमारे लास्ट मॉडल पेपर की हमारी बात चल रही है। भूगोल के जो क्वेश्चन विश्व, भारत और राजस्थान के हम लेते हैं, तो पहला ही क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, तथ्य जो प्रतिचक्रवात से संबंधित नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतने पेपरों में हमने प्रतिचक्रवात का क्वेश्चन नहीं लिया था, चक्रवात के ले लिए थे, इसलिए एक प्रतिचक्रवात का लेना भी जरूरी था। देखें इसमें क्या है। प्रतिचक्रवात की बात कर रहा है तो हमारी एक दिन पहले बात भी हुई थी कि साहब प्रतिचक्रवात जो है वो प्रतिचक्रवात के केंद्र में क्या होगा, केंद्र में हाई प्रेशर और बाह्य परिधि पर क्या होगा, लो प्रेशर। केंद्र में हाई प्रेशर और बाह्य परिधि पर लो प्रेशर, पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी, अर्थात केंद्र से परिधि की ओर चलेंगी। किधर की ओर चलेंगी, परिधि। ऑप्शनों में देखते हैं क्या मामला है, फिर आगे हम बात करेंगे, है ना। देखें पहला ही क्वेश्चन ऑप्शन है वर्ताकार, गलत पूछा दोस्तों, फिर नोट करना। तथ्य जो प्रतिचक्रवात से संबंधित नहीं है, वर्ताकार समदाब रेखाओं के केंद्र में उच्च वायुदाब। सही है क्या बात? वर्ताकार समदाब रेखाएं हैं, बिल्कुल है, इसका मतलब ये बात सही है। और केंद्र में क्या होना चाहिए, उच्च वायुदाब, तो इसका मतलब ये बात तो क्या है, सही है। और हमसे क्या पूछा है कि गलत हो वो बतानी है, तो गलत की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वर्ताकार समदाब रेखाओं के केंद्र में न्यून वायुदाब या निम्न वायुदाब। क्या ये बात सही है? नहीं, क्योंकि निम्न वायुदाब तो किसके होगा, चक्रवात के होगा साहब। किसके होगा, चक्रवात। तो ये जो विशेषता बता रहा है ये प्रतिचक्रवात की नहीं बता रहा, ये तो किसकी बात कर रहा है, चक्रवात की कर रहा है। ओके, तीसरा और देख लेते हैं, केंद्र से बाहर की ओर चलती हुई हवाएं। केंद्र से बाहर की ओर चल रही हैं, इसका मतलब ये वाली बात भी क्या है, सही है। केंद्र से निकट स्वच्छ और शांत मौसम, ये लाइन कंफ्यूज करती है, लेकिन जहां हाई प्रेशर होगा वहां मौसम क्या होगा, शांत होगा, और शांत है तो क्या है, स्वच्छ है। इसीलिए प्रतिचक्रवात की दशाओं में वर्षा नहीं होती है, तूफान नहीं आते हैं। इसका मतलब ये बात भी अपनी क्या हो गई, सही। तो यहां अपना आंसर दोस्तों क्या होगा, डी होगा। ओके, कोई भी क्वेश्चन आप करें उसके चारों ऑप्शनों पे अगर आप लोग काम करेंगे तो आंसर अपने आप निकल करके आ जाएगा। इस एक डायग्राम से ये पूरे क्वेश्चन का क्या हो रहा है, हल हो रहा है ना। प्रति जहां भी लग जाए, प्रति जहां भी लग जाए, इसका मतलब उल्टा है। यहां चक्रवात में प्रति लगा, इसका मतलब चक्रवात से उल्टी दशाएं,
क्योंकि यहां हाई प्रेशर प्रति चक्रवात में, इसका मतलब चक्रवात में इसके अंदर में क्या होंगे, लो प्रेशर। तो यहां दोस्तों आंसर क्या होगा, बी होगा। ओके, नेक्स्ट लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र पवन जो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती है। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती है, वे है, बात ठीक है। अगर इसमें बात की जाए तो मान लीजिए ये अपना ग्लोब है और इस ग्लोब पर यहां एक पेटी बनी और वो पेटी थी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है। यहां पेटी बनी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी बनी, इसका मतलब यहां क्या पाया गया, हाई प्रेशर पाया गया। और यहां एक पेटी बनी ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, इसका मतलब यहां लो प्रेशर है और यहां भी क्या है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, सॉरी निम्न वायुदाब पेटी। और लास्ट जो पेटी बनी वो यहां ध्रुवों पे बनी जो हाई प्रेशर की है और यहां भी किसकी है, हाई प्रेशर। देखें दूसरी बात ये कि पौने जो हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। पौने हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगे। अगर यहां की हम बात की जाए तो यहां भूमध्य लो प्रेशर और यहां क्या है, हाई प्रेशर, पौने ये चलेंगे, ठीक है, यहां ये चलेंगे। पवनों को कोरियालिस बल सीधे नहीं चलने देता है, क्या कर देता है, मोड़ देता है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। ये नियम बताने वाला कौन था, फेरल था। तो फेरल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो यहां ये हो गई ऐसे, इसका मतलब यहां तो निम्न अक्षांश है साहब, क्या है, निम्न अक्षांश है, और इधर की ओर बढ़ेंगे तो अक्षांश क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, अक्षांश बढ़ते जाएंगे। फिर देखें इसी में बात करें तो अगर यहां देखा जाए तो यहां पौने चलेंगी, हाई प्रेशर है लो प्रेशर है ये, ठीक है, हाई प्रेशर लो प्रेशर। तो यहां ये अक्षांश बढ़ते अक्षांशों की ओर है, जबकि एक ऑप्शन और देख लेते हैं, और यहां हाई प्रेशर है तो यहां ये चलेगी, ठीक है। यहां अगर ये चल रही है तो ये तो उच्च अक्षांशों से नीचे की ओर आ रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहां भी निम्न अक्षांशों की ओर आ रही है, ये ऑप्शन होगा। और यहां आप लोगों को ये पता है कि यहां कौन सी पवन चलेंगी, तो आपका आंसर निकल करके आ जाता है। देखते हैं, जैसे यहां कौन सी है, व्यापारिक है कि नहीं है, दोनों में। यहां कौन सी है, पछुआ है, इधर भी पछुआ है और यहां भी क्या है, पछुआ। और यहां क्या है, ध्रुवीय पवन है। यहां कौन सी पवन है, ध्रुवीय पवन है, ठीक है। अब देखें ऑप्शन क्या है, एकमात्र पवन जो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती है वे है ध्रुवीय पवन, बिल्कुल ऑप्शन है। पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर यहां बात की जाए तो ध्रुवीय तो नहीं है, व्यापारिक भी नहीं है, तो आप लोगों का यहां आंसर क्या हो गया दोस्तों, पछुआ हो गया। आंसर क्या हुआ, पछुआ पवन हो गया, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यही आंसर आ रहा है। अब देखते हैं इसमें एक तरफ पोषण स्तर आ रहा है और दूसरी तरफ पोषण स्तर में उपयोग में आने वाले उपभोक्ताओं के क्या आ रहे हैं, यहां पर नाम आ रहे हैं। अगर हम देखा जाए तो इसका जो पिरामिड बनता है वो यही तो है। और यहां पिरामिड की बात करें तो
आपको अगर ध्यान हो तो पिरामिड में सबसे नीचे ही नीचे क्या होगा, पोषण स्तर 1 होगा, फिर पोषण स्तर क्या होगा 2 होगा, फिर पोषण स्तर 3 और फिर क्या होगा 4। यही दिया है। और इन चारों पोषण स्तरों को यहां हमसे पूछते हैं कि साहब सुमेलित करके बताएं। तो पहला आप लोग ही बताएं कि पोषण स्तर फर्स्ट जो है वो इधर मांसाहारी, शवपोषित, प्राथमिक उपभोक्ता और अब घटक आ रहा है, इस डायग्राम के साथ किसका मेल होगा? तो शायद पहला पोषण स्तर जो है वो क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा कि शवपोषित होगा कि क्या आंसर होगा बताएं। पहला ऑप्शन देख करके आप लोग बताएं कि क्या होगा। तो पोषण स्तर फर्स्ट में शवपोषित होगा, होगा कि नहीं होगा? कि ये अपना भोजन समय बनाते हैं, हरा घास हो सकता है, ठीक है, ओके। अगला देखें पोषण स्तर 2, हरे घास को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता खाता है। तो यहां ऑप्शन क्या आएगा, 2 में 3 आएगा। और पोषण स्तर 3 जो है उसको कौन खाता है? मांसाहारी, तो ये हो गया। और पोषण स्तर 4 में क्या हो जाता है साहब? अब घटक हो जाता है। इसका मतलब यहां ऑप्शन का मेल क्या क्या होगा? तो पोषण स्तर 1 में क्या आया? शवपोषित, 2 आ रहा है, इसका मतलब अपने आप ही सी निकल के आ गया। पोषण स्तर 2 में प्राथमिक उपभोक्ता 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। तो यहां आप लोगों का आंसर दोस्तों क्या होगा? सी होगा। मैं ये मानता हूं कि आप लोगों ने ये आंसर सही किया होगा। अगला देखते हैं साहब, अच्छा क्वेश्चन है। स्थलीय पारितंत्र में औसतन कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता है? स्कूल व्याख्याता में भी यही क्वेश्चन पूछा और पिछली रिट में भी इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। यहां हमने थोड़ी देर पहले बात की, हमारे पास जो ऊर्जा का प्रवाह होगा उस ऊर्जा प्रवाह की अगर बात की जाए तो एक पोषण स्तर से दूसरे में कितना होता है। तो मान लीजिए यहां अगर 100 है तो यहां फिर 10 होगा, फिर यहां 1 होगा और यहां फिर 0.1 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक में कितना प्रतिशत होगा? 10, और एक ही दिशा में घटता जाएगा, मतलब ऊपर की ओर चलेगा, इसलिए इसे एकदशीय नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकदशीय नियम। एक दूसरी बात यह है कि हम जैवभार पिरामिड और संख्या पिरामिड की बात करें तो वहां तो हम सीधा और उल्टा भी रखते हैं। इसका यहाँ एक विशेष ध्यान रखना कि ऊर्जा पिरामिड जो है, ऊर्जा पिरामिड है वो हमेशा ही क्या बनेगा? सीधा बनेगा। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ओर ही होता है। तो यहां आंसर क्या होगा कि 10% ऊर्जा का क्या हो रहा है? प्रवाह। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका विशेष रूप से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। खादर पट्टी में नदी की धाराएं लुप्त हो जाती हैं। तराई क्षेत्र भाबर पट्टी के दक्षिण में स्थित है। बांगर क्षेत्र चूनेदार गाद से युक्त है। बिल्कुल, हमने पहाड़ियां तो पहले ले ली थी, इसमें पहली बार हमने मैदानी प्रदेश की बात की है। और मैदानी प्रदेश की अगर बात की जाए तो मान लीजिए कि यहां ये पर्वत हैं और इन पर्वतों से निकली साहब नदियां, और नदी तो निकली तो यहां कंकड़ पत्थरों का क्या हुआ? जमाव। नदियों के साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आते हैं। लगभग 8 से 16 किलोमीटर, कितना? 8 से 16 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वहां पत्थर ही पत्थर हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, और उन प्रदेश को कहते हैं भाबर प्रदेश। क्या कहेंगे? भाबर प्रदेश, जहां नदियां, भाबर प्रदेश में नदियां प्राय क्या होंगी? लुप्त हो जाएंगी। नदियां क्या होंगी? लुप्त। और ये किसकी तलहटी में बनेगा? शिवालिक के गिरिपाद में बनेगा। शिवालिक जो है हिमालय का, उसमें।
तो खादर पट्टी की नदी की धाराएं लुप्त होती हैं, ये बात तो दोस्तों बिल्कुल क्या हो गई है, गलत हो गई है। खादर जहां नाम आ जाए इसका मतलब नवीन जलोढ़ की बात कर रहा है। खादर का मतलब क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अपना क्या है, गलत है। दूसरा देखें, तराई क्षेत्र भाबर पट्टी के दक्षिण में स्थित है। बिल्कुल सही है, यहां नदियां जब बहती हैं तो इसका आगे का जो भाग है ये दलदल है, और उस दलदल को ही क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तराई क्षेत्र भाबर पट्टी के दक्षिण में स्थित है। और तीसरा है बांगर क्षेत्र। बांगर का मतलब पुरातन जलोढ़ है, और उसमें किसके गाद पाई जाती है, चूनेदार गाद से युक्त होता है। तो ये बात भी क्या है, सही है। इसलिए यहां जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, केवल 2 और 3, पहला नहीं होगा। ओके, बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। हाँ, कार्तिक मास की हिट, कार्तिक मास की हिट की उपमा जिसकी हमने दी है उसकी अगर बात करें, कार्तिक मास की हिट की अगर बात करें तो कब होती है। हमारे अगर रेट वाले गांवों से तैयारी करने वाले हैं तो उनको पता रहता है। अपने गांवों की भाषा में जब हम बाजरे की लावणी करते हैं, कटाई करते हैं, उस समय हुमस भरी गर्मी पड़ती है। अक्टूबर की गर्मी भी बोलते हैं, अक्टूबर की हुमस भरी गर्मी भी। उसका कारण यह है कि हमारे जो भारत के मैप की अगर लोकेशन के आधार पर हम इसकी बात करेंगे तो मामला ये है साहब कि पहला ऑप्शन है मानसून के आगमन के समय। तो मानसून के आगमन के समय पहले तो कार्तिक महीना ही नहीं होगा, ये कार्तिक महीने की बात कर रहे हैं। तो मानसून का आगमन तो कब होता है, मई जून में होता है। कब होता है, मई जून में। भारत के मुख्य भूमि में 1 से 5 जून को क्या करता है, प्रवेश करता है। तो पहला ऑप्शन नहीं है। मानसून विच्छेद, विच्छेद का मतलब एक बार वर्षा हो जाए और कई दिनों तक वर्षा नहीं हो तो मानसून क्या कहलाएगा, विच्छेद। मानसून के प्रस्फोट, शुरुआती दौर की जो गर्मियों की जो वर्षा होती है वो बहुत धुआंधार होती है। और लास्ट है मानसून के निवर्तन या लौटना, निवर्तन या लौटना या पीछे हटना। हमने ये बात की थी पीछे हटना कि साहब जैसे जैसे सूर्य वापिस दक्षिणायन होना शुरू होगा तो हमारे यहाँ भारत में हाई प्रेशर का केंद्र बनना शुरू होगा और पवनें इधर से चलना शुरू हो जाएंगी, अर्थात ये मानसूनी पवनें वापिस पीछे हटना शुरू हो जाएंगी। उस समय हमारे यहाँ जो आर्द्रता होती है, नमी जो होती है, उस समय हुमस भरी गर्मी पड़ती है और उसी के लिए नाम क्या ले लिया, कार्तिक मास की हिट या अक्टूबर की गर्मी, इसके लिए उपमा दी गई है। तो यहां जो आंसर होगा वो क्या होगा, मानसून के निवर्तन से। ये राजस्थान में भी पूछ लेते हैं कई बार, तो आपको विशेष ध्यान रखना, अक्टूबर की गर्मी या कार्तिक मास की हिट से संबंधित पूछें तो मानसून का लौटना या निवर्तन या पीछे हटना इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला देखें। निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। अगर भारत के मैप की बात करें तो ये जो भाग है ये दक्कन का पठार, और दक्कन का पठार जो है वो लावा से बना है, और लावा की कौन सी चट्टानें होंगी, बेसाल्टिक चट्टान। कौन सी चट्टान है, बेसाल्टिक चट्टान है, और बेसाल्टिक चट्टानों से इस दक्कन के पठार का क्या हुआ, निर्माण, और इसके अपरदन से मृदा कौन सी हुई, काली मृदा। ठीक है, जिसे वर्टिसोल्स मृदा भी कहते हैं। कौन सी मृदा कहते हैं, वर्टिसोल्स। ठीक है, दक्कन का पठार का विस्तार जहां जहां है वहां कौन सी मृदा है, काली। कौन सी चट्टान पाई जाएगी, बेसाल्टिक। अब दक्कन के पठार के ऑप्शन देखें, देखो हमें काली मृदा की बात की है, वर्टिसोल्स मृदा की क्या की गई है, वर्टिसोल्स मृदा की बात की गई। पंजाब में है क्या दक्कन का पठार, नहीं।
उत्तर प्रदेश में है क्या? नहीं। महाराष्ट्र में है? बिल्कुल है। गुजरात में है क्या? बिल्कुल है। तो ऐसा ऑप्शन किस में आ रहा है? ए में आ रहा है। केवल 1 और 2 आ रहा कि नहीं आ रहा? ओके, अगला देखें। हाँ, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। नंदा देवी, नोकरेक, डिब्रू शेखोवा और अगस्त मलाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये नंदा देवी आप सबको पता है कि नंदा देवी की बात आते ही उत्तराखंड नाम आ जाता है। उत्तराखंड की ऊंची चोटी भी है। ओके, तो एक वाला ऑप्शन इसका मतलब बी तो होगा ही नहीं। नोकरेक की अगर बात आती है तो नोकरेक जो है वो मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में है। नोकरेक मेघालय में। डिब्रूगढ़ शेखावा असम में है। और अगस्त मलाई कहाँ का है? केरल। अकेला पूछे तो केरल और 2 पूछे तो केरल और तमिलनाडु। देखें ऑप्शन 1, इसका मतलब 1 सब में आ रहा है। नोकरेक मेघालय 1 के साथ क्या आना चाहिए? 3, इसका मतलब आ रहा है। डिब्रूगढ़ असम ये भी आ रहा है और ये, इसका मतलब यहां आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ग्रीष्म अयनांत को किस अक्षांश पर रात की अवधि अधिकतम होगी? रात की अवधि अधिकतम होगी। देखें, ये कह रहा है कि ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ठीक है। ग्रीष्म अयनांत का मतलब सूर्य किस रेखा पर सीधा होगा, चमकेगा? कर्क रेखा पे। और कर्क रेखा पे चमकेगा तो सूर्य की तिरछी किरणें कहां पड़ेंगी? दक्षिणी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेंगी तो पूर्व पश्चिम का तो कोई लेना देना ही नहीं। अयनांत में ताप कटिबंध में पूर्व और पश्चिम का कोई लेना देना नहीं होता है, उत्तर और दक्षिण का ही होता है। अब बात आई 30 डिग्री उत्तर, तो कर्क रेखा के पास है तो रात की अवधि बड़ी कैसे होगी? रात की अवधि छोटी होगी क्योंकि सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेंगी तो दिन बड़े होंगे, और दिन बड़े होंगे तो रातें क्या होगी? छोटी होंगी। पर यहाँ रात की अवधि अधिकतम मानी है, इसका मतलब यहाँ तिरछी पड़ रही है, तो यहाँ आंसर क्या होगा? ए होगा। 70 डिग्री दक्षिण। 70 डिग्री दक्षिण। ओके, अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। हरित क्रांति, बहुत सरल क्वेश्चन है। कृषि, श्वेत क्रांति दूध से है तो यहां डेयरी दे दिया, चाहे दूध दे दिया। कौन था? वर्गीज कुरियन। और हरित का नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। नीली क्रांति मत्स्य, बिल्कुल ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी। लाल क्रांति ऊन से नहीं है। किससे? ऊन से नहीं है, इसलिए यहां आंसर क्या हो गया? डी हो गया। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। जमशेदपुर लोहा इस्पात उद्योग टिस्को, जमशेदपुर लोहा इस्पात उद्योग टिस्को को लोहा एश की प्राप्ति होती है। मतलब लोहा एश जो कच्चा लोहा है वो कहां से या कौन सी खानों से मिलता है? बेलाडीला से, बादाम पहाड़ से, नवा मंडी से, केमून मंडी से। क्या आंसर होगा? बताने का प्रयास करें। बेलाडीला, बादाम पहाड़, नोवा मंडी, केमन। तो आंसर यहां क्या होगा? आपका आंसर होगा बादाम पहाड़। ठीक है, अगला देखते हैं। बनास बेसिन और छप्पन बेसिन, बनास बेसिन, छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के
लघु प्रदेश हैं, छोटे प्रदेश हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान हो तो 4 भौतिक प्रदेश थे अपने। पहला पश्चिमी रेतीला प्रदेश, दूसरा अरावली प्रदेश और तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, अब हमें बनास बेसिन की बात की है तो बनास बेसिन किस में आता है? पूर्व में। दूसरा आता है माही बेसिन और माही बेसिन वाले भाग को ही क्या कहते हैं? 56 बेसिन। तो यहां आपका आंसर क्या होगा? पूर्वी मैदान होगा। ये आपको याद होना चाहिए। मध्यवर्ती अरावली भी नहीं है, दक्षिणी पूर्वी पठार भी नहीं है, बांगड़ भी नहीं है। 56 बेसिन और बनास बेसिन किसका लघु प्रदेश है? तो आंसर क्या हुआ? पूर्वी मैदान हुआ। ओके, अगला देखें। ये कह रहा है करौली धौलपुर, करौली धौलपुर जिलों में चंबल बनास नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। जिला पकड़ना भाई, एक बात कर रहा है करौली और दूसरा धौलपुर। तो पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि करौली और धौलपुर जिले जो चंबल और बनास बेसिन के प्रवाह क्षेत्र में आ रहे हैं वो किसके भाग हैं? तो आपको अगर ध्यान हो तो हम ये भाग बनाते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का, और इस भाग में ये जो भाग है ये विंध्यन कगार का है। और यहां बनास और कौन सी नदी जिले पूछ रही है? करौली और धौलपुर। तो बनास बेसिन का भाग होगा और चंबल का होगा, इसलिए ऊपर माल तो हो ही नहीं सकता। काठल का मैदान कहाँ है? ध्यान हो तो माही बेसिन में है। काठल के मैदान का संबंध कौन सी बेसिन से हो गया? माही से। दक्कन का पठार वैसे ही कौन सा भाग है? हाड़ौती का भाग है। तो 2 बचे, विंध्यन और ऊपर माल वैसे नहीं हो सकता। तो आंसर आप लोगों का यहां क्या हो गया? विंध्यन कगार की भूमि। ओके, कागार की भूमि। हाँ, अगला है पड़ीहारा रण क्षेत्र है। 2 बालूका स्तूप हैं और उन बालूका स्तूपों के गहरे भाग को तली और उसमें वर्षा का जल भर जाए तो वो अस्थायी झील का रूप लेती है जिसे रन या टॉट कहते हैं। जैसे सर्वाधिक रन और टॉट कहाँ है? जैसलमेर। नाम आता है पोखरण, भाकरी, पोखरण, भाकरी। ऐसे ही ताल छापर, पड़ीहारा, बाप, थोप, ये सब इसके उदाहरण है। किसके? रण के। पड़ीहारा रण का संबंध आप बताओ। चूरू में है तो चूरू किसका? मेवात का भी नहीं है, मारवाड़ का भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। किसका भाग है? शेखावाटी क्षेत्र का है। किसका है? शेखावाटी क्षेत्र का। ओके, अगला जो अपना क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन है वो है ऊपर माल एक है। क्या कह रहा है? ऊपर माल एक है। उदयपुर का मोरल पठार, उदयपुर में तो ऊपर माल है ही नहीं, वहां तो भौराट का, देशहरों का, लासड़िया का ये पठार। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। आबू क्षेत्र का पठारी भाग नहीं, नागौर उच्च भूमि नहीं, चित्तौड़ और भीलवाड़ा के बीच काली मिट्टी निर्मित जो पठार है उस पठार को क्या कहते हैं? ऊपर माल का पठार कहते हैं। बिजोलिया वाला जो क्षेत्र है, चित्तौड़ का भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया, भीलवाड़ा का बिजोलिया के मध्य जो काली मिट्टी निर्मित जो पठारी भाग है उसका नाम क्या रखा गया है? ऊपर माल का पठार रखा गया। ठीक है, तो यहां हमने जो रिट के पेपरों में की बात की तो लास्ट मॉडल पेपर की हमने बात की है और 5 मॉडल पेपर अपने हुए हैं।
आपने अपने को जांच भी लिया होगा कि आपका कैसा स्तर रहा होगा। जिन जिन क्वेश्चनों में या जिन टॉपिकों में कमजोरी रही है उसमें सुधार करें। हमारी तरफ से हमने अच्छे पेपर देने का प्रयास किया है। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद। ओके, और रिट के लिए आपको अभी से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर किरण चौधरी संस्कृत समृद्धि क्लासेज के इस ऑनलाइन मंच पर। दोस्तों, आज हम चर्चाएं करेंगे रीट के टेस्ट पेपर नंबर 5 की, और दोस्तों चर्चाएं होंगी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन 134, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन है वित्त मंत्री भारत सरकार, आरबीआई के गवर्नर, वित्त सचिव भारत सरकार व वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार। दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों, भारत में जो नोट होते हैं कितने से छपते हैं? 1 रुपए से लेकर और 2000 रुपए तक क्या छापे जाते हैं? नोट छापे जाते हैं। दोस्तों, आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि 2 रुपए से लेकर और 2000 रुपए तक के जो नोट होते हैं उसकी प्रिंटिंग तो कौन करता है? वो तो किसके द्वारा छापे जाते हैं? आरबीआई के द्वारा। और 1 रुपए का नोट तथा समस्त सिक्के जो होते हैं वो किसके द्वारा छापे जाते हैं? नोट तो छापे जाएंगे, सिक्के ढाले जाएंगे। दोस्तों, 1 रुपए का जो नोट है और जो समस्त सिक्के वो किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, 1 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर होंगे वो किसके होंगे? भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे। और 2 रुपए से लेकर और 2000 रुपए तक के जो नोट होते हैं उन पर किसके हस्ताक्षर होंगे? आरबीआई के गवर्नर के। दोस्तों, वर्तमान में कोई आपसे पूछ ले कि वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन हैं, तो दोस्तों लेटेस्ट में बनाए गए थे 1 अप्रैल 2021 को टीवी सोमनाथन को क्या बनाया गया? भारत का वित्त सचिव बनाया गया। दोस्तों, भारत के अंदर 1956 तक जो नोट निर्गमन के लिए जो प्रणाली काम में ली जाती थी वो थी आनुपातिक कोष प्रणाली, और वर्तमान में जो है वह न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। मींस आरबीआई कोई भी जब नोटों का निर्गमन करेगा तो कम से कम आरबीआई के पास में 200 करोड़ का क्या होना चाहिए? भंडार होना चाहिए, जिसमें 115 करोड़ के तो होने चाहिए स्वर्ण और 85 करोड़ की होनी चाहिए विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। दोस्तों, भारत में अगर मैं नोटों की या करेंसी नोटों की बात करूं तो भारत में 1861 के अंदर सबसे पहले क्या हुआ था? पेपर करेंसी एक्ट पारित किया गया था। उस समय जो नोट छापने का जो प्रोसेस है वो किसके पास आ गया था? ब्रिटिश सरकार के पास में। 1935 में जब आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय जो नोटों की जो प्रोसेस थी वो किसके पास चल गई निर्गमन की? आरबीआई के पास में। दोस्तों, 1938 तक नोटों के ऊपर चित्र छापा जाता था जॉर्ज 5 का। 1938 से 1947 तक नोटों में चित्र छापे जाने लगा जॉर्ज 6 का। 1947 पे अशोक स्तंभ व सारनाथ के सिंह का चित्र छापा गया। और 1987 में 500 रुपए के नोट पर पहली बार गांधी जी का चित्र छापा गया। और दोस्तों, 1996 से संपूर्ण जो नोट हैं उनके ऊपर किसका चित्र छापा जाने लगा? गांधी जी का। दोस्तों, वर्तमान में जो नोट हैं उन पर जो कुल अधिकृत भाषाएं वो कितनी अधिकृत भाषाएं नोट पर छपी हुई है? अभी 17 भाषाएं छपी हुई हैं नोट पर। दोस्तों, तो 134 का सही जवाब क्या है? वित्त सचिव भारत सरकार। तो 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? वित्त सचिव भारत सरकार के होंगे। और वर्तमान में है टीवी सोमनाथन, और इनसे पहले थे अजय भूषण पांडे। दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? दोस्तों, IRDAI की स्थापना के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है 14 अप्रैल 1993, 1 मई 1999, 19 अप्रैल 2000 व 19 जनवरी 2001 को। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो IRD की जो स्थापना हुई थी वह है मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति सेकंड की सिफारिश के आधार पर हुई थी। मल्होत्रा समिति सेकंड की सिफारिश के आधार पर किसकी स्थापना हुई? IRDAI की।
और दोस्तों IRDAI की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 19 अप्रैल 2000 को। और दोस्तों इसका जो वर्तमान में इसका हेड ऑफिस है, अगर इसको ये आपसे पूछ ले कि वर्तमान में इसका हेड ऑफिस है तो वो कहां पर है? हैदराबाद में। दोस्तों जो बीमा पॉलिसी जो धारक होते हैं उन धारकों की हितों की सुरक्षा करने के लिए, बीमा कंपनियों के निरीक्षण के लिए, बीमा उद्योग को बढ़ाने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? IRDAI की। दोस्तों IRDAI की जो स्थापना है वो कब की गई? 19 अप्रैल 2000 को। दोस्तों इसीलिए भारत में बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कब? 19 अप्रैल को। आपके सामने सवाल आ जाए कि बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल 2000 को। दोस्तों IRDAI में जो अध्यक्ष व जो सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वह की जाती है भारत सरकार के द्वारा। और दोस्तों इसके अंदर जो अध्यक्ष व सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष का, और इसमें 4 अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति भी की जा सकती है। एक सवाल आपके सामने यह आ सकता है कि वर्तमान में IRDAI के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में है सुभाष चंद्र खूंटिया क्या हैं? IRDAI के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों 135 का सही जवाब क्या है? सी। चलिए आगे, नेक्स्ट है राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम पारित कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा 1953 को। राजस्थान सहकारी अधिनियम पारित हुआ 1953 ईस्वी को। दोस्तों उसके बाद में एक नया अधिनियम बना 2 अक्टूबर 1965 को। इस अधिनियम के बाद में 1953 के बाद में नया अधिनियम बना 2 अक्टूबर 1965 को। और दोस्तों कोई आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कौन सा अधिनियम लागू है, तो वर्तमान में है राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001। राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 क्या है? वर्तमान में लागू है। और दोस्तों जो राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 जो लागू है, कौन सा कार्य कर रहा है? 2001। और दोस्तों ये 14 नवंबर 2002 से संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गया और 4 अक्टूबर 2016 को इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। तो दोस्तों आपको इसमें क्या बात याद रखनी है कि राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ? सबसे पहले 1953 ईस्वी में। इसका सही जवाब क्या रहेगा? ए। उसके बाद कोई आपसे पूछ ले कि उसके बाद में नया अधिनियम कौन सा बना, तो इस जो 1953 के बाद बना 2 अक्टूबर 1965 को। कोई पूछे आपसे कि वर्तमान में कौन सा अधिनियम है, तो वर्तमान में है राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001। और दोस्तों ये अधिनियम कब लागू हुआ? 14 नवंबर 2002 को। और 4 अक्टूबर 2016 को इसमें क्या किया गया? संशोधन भी किया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 136 का सही जवाब क्या है? 1953। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 137। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ? दोस्तों भारत में पहले कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम काम करता था? 1986। और वर्तमान में कौन सा काम करता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, ये लोकसभा से पास कब हुआ? लोकसभा से पास हुआ 30 जुलाई 2019 को। राज्यसभा से यह पास हुआ 6 अगस्त 2019 को। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान हुई दोस्तों, या मैं ये कहूं कि राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर हुए वह हुए 9 अगस्त 2019 को। सवाल पूछा गया कि लागू कब से हुआ? जिस दिन राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है उस दिन तो क्या होता है? पारित माना जाता है। लेकिन ये लागू कब से हुआ है दोस्तों? तो ये लागू हुआ है 20 जुलाई 2020 से। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या हो गया? लागू हो गया। दोस्तों इसके अंदर 8 अध्याय तथा 107 धाराएं हैं। और दोस्तों
1986 के बारे में आप जानते भी हैं, फिर बताता हूं आपको। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ये कब हुआ था? ये पारित हुआ था 24 दिसंबर 1986 को, और 15 अप्रैल 1987 को उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में ये क्या हो गया था? लागू हो गया था। और दोस्तों इस जो अधिनियम था 1986 वाला, इसके अंदर 4 तो अध्याय थे और 31 क्या थी? धाराएं थी। और दोस्तों जो वर्तमान में जो अधिनियम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इसमें 8 तो अध्याय हैं, वे 107 धाराएं हैं, जो कि 20 जुलाई 2020 से क्या हुआ? संपूर्ण भारत में लागू हो गया। हाँ जी दोस्तों, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इस तरह के सवाल जो कि आपके सामने कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये जो सवाल है ये पूछा गया है RAS प्री 2016 के अंदर। दोस्तों सवाल है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है, और दोस्तों इन कथनों में से बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। योजना में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले BPL परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन प्रदान करती है। बी, योजना के अंतर्गत 8,000 रुपए करोड़ का प्रावधान रखा गया। सी है, योजना के अंतर्गत प्रत्येक LPG गैस कनेक्शन पर BPL परिवार को 2800 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, तथा योजना देश भर में 5 करोड़ की BPL परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। इनमें से पूछा गया एक सत्य कथन। तो दोस्तों देखिएगा, पहला कथन कह रहा है कि निर्धनता रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाला जो BPL परिवार है उसको क्या दिया गया? उसको भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ ईंधन की क्या दिया गया? प्रदान किया गया। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन की टैगलाइन के साथ में उज्ज्वला योजना की क्या हुई दोस्तों? शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत हुई वो ही 1 मई 2016 से। और कहां से दोस्तों इसकी घोषणा की गई? सबसे पहले कहां से हुई? बलिया, उत्तर प्रदेश में। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से क्या की गई? इसकी शुरुआत की गई। दोस्तों इसके अंदर जो गरीब BPL जो परिवार है उनको क्या निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन प्रदान करना था। उसके बाद में दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ रुपए का क्या प्रावधान रखा गया? तो यह बात भी सही है और यह बात भी सही है। इसके बाद में दोस्तों सी है कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक LPG गैस कनेक्शन पर BPL परिवार को 2800 रुपए की वित्तीय सहायता। दोस्तों ये बात क्या है? गलत है, क्योंकि कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? 1600 रुपए की। और दोस्तों डी है, योजना देश भर में 5 करोड़ BPL परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। तो ए बी डी सही, इसका जवाब क्या रहेगा? बी इसका सही जवाब रहेगा। दोस्तों इसमें एक विशेष बात ध्यान रख लेना कि बजट 2018-19 के अंदर इस 5 करोड़ की जो संख्या थी कि 5 करोड़ BPL परिवारों को क्या लाभ पहुंचाए, उस 5 करोड़ को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 8 करोड़ कर दिया गया। और दोस्तों आपको इसमें एक लेटेस्ट बात ध्यान रखनी है कि अभी उज्ज्वला योजना सेकंड शुरू हो गया है, या फिर मैं कह सकता हूं उज्ज्वला योजना 2.0। ये थी उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रथम। ये कौन सी है? द्वितीय। जो द्वितीय जो है दोस्तों ये 10 अगस्त 2021 को महोबा यूपी से इसकी शुरुआत की गई, और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना की क्या की? शुरुआत की। तो दोस्तों उज्ज्वला योजना 2.0 जो है ये तो कब हुई है? 10 अगस्त 2021 को लॉन्च हुई है, और प्रथम कब थी? 1 मई 2016 को बलिया, उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों 138 का सही जवाब क्या रहेगा? 20 का सही जवाब रहेगा। दोस्तों आज के पेपर में बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, जिससे आपके मित्रगण हैं वो भी इन पेपरों का आनंद ले सके। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, संस्कृत समृद्धि क्लासेस में आपका स्वागत, अभिनंदन। ये हमारा मॉडल 5 जो माननीय मैडम द्वारा कराए जा रहे हैं उसका अंतिम एक मॉडल और टेस्ट पेपर जो आप लोगों ने किया है। आशा करता हूं आप लोगों ने सही जवाब
दिए होंगे। चलिए, आपने सही जवाब दिए कि नहीं दिए, उसमें कौन सा सही रहा या कौन सी त्रुटि हमसे हो गई, उसका निदान करके, उसका उपचार करके अपने शिक्षा में सुधार कर देते हैं। आओ चर्चा करें, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियों पर चर्चा करते हैं। चलिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधियों का पहला प्रश्न 139वां प्रश्न जो आपके सामने आ चुका है कि आप शिक्षक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से किस पर सबसे अधिक जोर देंगे। बहुत जल्द आप शिक्षक बनने वाले हैं। अगर आप शिक्षक बन चुके हैं, वो 100% मेरा यह विश्वास है आप शिक्षक बनेंगे। और जब आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनेंगे तो उस समय आप सबसे ज्यादा किस पर जोर देंगे, चर्चा करते हैं। किसी भी तरह सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में विद्यार्थियों को अच्छे अंक आए, इस पर जोर देंगे। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को समय पर पूरा करने के लिए इस पर जोर देंगे। बच्चों में सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु को विश्लेषित करने की क्षमता विकसित करेंगे, उस पर जोर देंगे। और सभी बच्चों को सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के तथ्य रटने के लिए जोर देंगे। यहां देखें, चारों ही आंसर राइट है, लेकिन हमको निकालना सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होगा जो सर्वश्रेष्ठ आंसर निकाल पाएगा। क्या कहता है कि अच्छे अंक आए, अच्छे अंक अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ाया 100% उस विद्यार्थी में अच्छे अंक आ ही जाएंगे। सामाजिक विज्ञान को पाठ्यक्रम पुस्तक को समय पर पूरा, ये तो शिक्षक का पहला दायित्व है कि जब भी वो शिक्षक बने वो एक पूरे सत्र में उस किताब को, पाठ्यक्रम को पूरा कर दे। वो पाठ्य पुस्तक के तथ्य को रटने की बात हमारा इनसे करता ही नहीं है। तो आपका पहला दायित्व क्या होगा, आप किस पर जोर देंगे कि बच्चों में सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु को विकसित करने की क्षमता का विकास करेंगे। ऐसी क्षमता का विकास करें जिससे वह बच्चा सामाजिक विज्ञान की पूरे पाठ्यक्रम को विश्लेषित करके, एनालिसिस करके, तुलना करके, वर्गीकरण करके, कैसे भी करके उसके पाठ्यक्रम को पूरा करे, कंटेंट को याद करे और एग्जाम में उस पाठ को, उस किताब के विषय को सही ढंग से लिखकर, उस प्रश्न पत्र को लिखकर सही सर्वश्रेष्ठ अधिक से अधिक को शायद पास करे। तो सही आंसर आता है हमारा सी ऑप्शन। 140 सामाजिक अध्ययन विषय के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्न जो होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। सामाजिक अध्ययन विषय के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्न का महत्व है। क्या महत्व है? विद्यार्थियों को संपूर्ण विषय वस्तु का मूल्यांकन करने हेतु निबंधात्मक प्रश्न की इंपॉर्टेंस है। विद्यार्थियों को अधिक संख्या में प्रश्न लिखने के लिए, विद्यार्थियों को मौखिक नहीं है, यह है हमारा मौलिक है ना। यहां मौखिक न कर मौलिक की बात करेंगे। मौलिक विद्यार्थियों को मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं तो है नहीं। प्रश्न पूछा है सामाजिक अध्ययन विषय के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंस है? क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि विद्यार्थियों को मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कब होगा? जब विद्यार्थी को कोई एक ऐसा निबंधात्मक प्रश्न दिया गया, वो अपनी कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति से, अपने मौलिक विचारों से अपनी बात को अभिव्यक्त कर पाएगा। कब करेगा? जब उसके अंदर निबंधात्मक प्रश्न को समावेश किया जाएगा। तो निबंध प्रश्न का महत्व क्या है? विद्यार्थियों को मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंपॉर्टेंस इस प्रश्न पत्र में होती है। अगला प्रश्न है शिक्षक को श्याम पट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा रहना चाहिए? लिखते समय बहुत अच्छा प्रश्न है। श्याम पट पर अगर शिक्षक ब्लैक बोर्ड के साथ खड़ा है, मैं तभी डिजिटल बोर्ड के पास खड़ा हूं और आप लोग अधिकांश काले बोर्ड के पास, श्याम पट के पास खड़े रहेंगे, उस समय आपको किस डिग्री के एंगल की ओर खड़े रहना है? 55 डिग्री, 65 डिग्री, 35 डिग्री या 45 डिग्री? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है।
अगर आपने बीएड की होगी तो आपको माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत शामपट कौशल सिखाया गया होगा। और यहाँ शामपट कौशल कहता है कि शिक्षक को हमेशा शामपट के पास रहते हुए लिखते हुए हमेशा 45 डिग्री कोण के साथ खड़ा रहना चाहिए। इस तरह से खड़ा रहे, 45 डिग्री का कोण बने, एक आंख बोर्ड की तरफ, एक आंख विद्यार्थी की तरफ रहे, तभी वह सही ढंग से खड़ा रहकर अपने शामपट का वर्क भी कर सकता है, वो विद्यार्थी को सही ढंग से लिखा सकता है, सुना सकता है, बता सकता है। प्रश्न का जवाब है 45 डिग्री। 45 डिग्री के माध्यम से अगर वो शिक्षक खड़ा है तो वो उसके अंदर एक शामपट कौशल का गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की पाठ योजना निर्माण में ये प्रश्न सामान्यतः पाठ्य विषय पढ़ने से पूर्व किए जाते हैं। ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो पाठ्य वस्तु पढ़ने से पहले किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना होता है। आप जब शिक्षक बनेंगे और शिक्षक बनने के बाद जैसे ही आप सामाजिक विज्ञान की किसी पाठ को पढ़ाएंगे, सामाजिक विज्ञान किताब के किसी पाठ को पढ़ाएंगे, तो आप उस पाठ को पढ़ाने से पूर्व 4-5 प्रश्न तो कुछ करते ही करते हैं। तो वो 4-5 प्रश्न जो हमारी उस पाठ के विषय से संबंधित ही होते हैं, वे प्रश्न क्या कहलाते, ये भी आपके बीएड प्रशिक्षण से संबंधित था। जब आपने सूक्ष्म शिक्षण किया था तब आपको सबसे पहले प्रस्तावना कौशल कराया गया। वो प्रस्तावना कौशल में क्या होता है कि शिक्षक छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका पूर्व ज्ञान पर आधारित, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित रहकर प्रस्तावना करके प्रस्तावना कौशल के माध्यम से उस पाठ को जोड़ लेता है। तो वो प्रश्न क्या कहलाते हैं, प्रस्तावना प्रश्न कहलाते। बोध प्रश्न तो जो प्रस्तुत आपने किया है, पाठ पढ़ा है, उसके बाद बच्चों ने कितना याद कर लिया, कितना समझा, उस प्रश्न को कहते हैं बोध प्रश्न। वो विकासात्मक प्रश्न नया कंटेंट को प्रारंभ करने के लिए, उसका विकास करने के लिए विकासात्मक प्रश्न किए जाते हैं। और मूल्यांकन प्रश्न अंत में किए जाते हैं, जो पूरा पाठ पढ़ा लेने के बाद। यहाँ पूछा है पाठ्य विषय वस्तु पढ़ाने से पूर्व कौन से प्रश्न किए जाते हैं जो विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए होते हैं, वो कहलाता हमारा प्रस्तावना प्रश्न कहलाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला है 143वां प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। अगर सामाजिक विज्ञान को आप लोग पढ़ा रहे हैं तो आपकी कक्षा का प्रोसेस को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए क्या सहायक होता है, कैसे कौन से तत्व सहायक आपके लिए होते हैं। ज्ञान सहायक है, कुशलता सहायक है, अभिव्यक्ति सहायक है, उपयुक्त तीनों सहायक है। आप बहुत जल्द सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनेंगे तो आपके अंदर, अगर आप कक्षा कक्षी प्रक्रिया को प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, आपके अंदर सामाजिक विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, आपके अंदर उसको पढ़ाने की कुशलता होनी चाहिए, और आप उसको पढ़ा रहे हैं उसको अभिव्यक्त करने की, आपको बोलने की वो अभिव्यक्ति का गुण भी होना चाहिए। तो यहाँ आंसर बैठता हमारा उपयुक्त सभी तीनों ही गुण जिस शिक्षक में है वह हमारा सामाजिक विज्ञान का शिक्षक कहला सकता है, क्योंकि उसका सामाजिक विज्ञान का गुण भी है, ज्ञान भी है, कुशलता का गुण भी है और अभिव्यक्ति का भी गुण है। हर शिक्षक को ये 3 गुण तो होने ही चाहिए, और यही तीनों गुण आपके अंदर है। 100% अब की बार रिट पार आप होने वाले हैं। 144वां प्रश्न, विचारों तथा घटनाओं के संगठनों को दृश्यात्मक रूप से प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सहायक सामग्री का अधिक उपयोग किया जाता है। कोई भी विचार है, कोई भी घटना है, उसको संगठित करके प्रदर्शित करना है। किस पर प्रदर्शित करना है, किसी सहायक सामग्री पर प्रदर्शित करके दिखाना है कक्षा में बच्चों को। वो किसके माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से और मानचित्र के माध्यम से। यहाँ पूछा विचारों को, विचार और घटना को संगठित करके उसको दृश्यात्मक दृश्य के रूप में अगर आप किसी सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं तो वह सहायक सामग्री कौन सी उपयोगी सिद्ध होगी। सटीक जवाब, सर्वश्रेष्ठ जवाब वो है हमारा चार्ट। चार्ट के माध्यम से, किसके माध्यम से साथियों, मॉडल
ग्राफ और मानचित्र से ज्यादा चार्ट के माध्यम से ही किसी के भी विचार और उसकी घटनाओं को संगठित करके दृश्यात्मक रूप से हम चार्ट के माध्यम से उसको कक्षा में प्रदर्शित कर सकते हैं। वो चार्ट ऐसा होना चाहिए जो सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। वही चार्ट, वही मॉडल, वही सहायक सामग्री सर्वश्रेष्ठ कहलाएगी। तो सही आंसर हुआ हमारा चार्ट, बी ऑप्शन। 145 प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना दो देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रम का प्रभावशाली साधन क्या है? अंतरराष्ट्रीय सद्भावना करनी है भारत अमेरिका के साथ, भारत जापान के साथ, भारत पाकिस्तान के साथ। अगर सद्भावना का विकास करना है, उस विकास करने के लिए ऐसे कौन सा साधन है शैक्षणिक कार्यक्रम जो हमको प्रभावी बना सकता है? पाठ्यक्रम, समाचार पत्र, पत्र व्यवहार और रेडियो। यहाँ देखें तो एक ऐसा साधन है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चलता है। पाठ्यक्रम, हर सिलेबस का पाठ्यक्रम कक्षा तक ही सीमित है, वो कक्षा तक होता है, वो देसी पाठ्यक्रम ही होता है। पत्र व्यवहार और रेडियो से ज्यादा सही देखें वो है हमारा समाचार पत्र, न्यूज़पेपर ही हमारे शैक्षिक कार्यक्रम को प्रभावी बनाने का सर्वश्रेष्ठ साधन गिना जा सकता है। तो 145 प्रश्न का आंसर हो गया हमारा समाचार पत्र। 146, जब विद्यार्थी अपूर्ण कथन, याद रखना, अच्छा प्रश्न, उद्देश्य से संबंधित प्रश्न आया साथियों। जब विद्यार्थी अपूर्ण कथन को पूरा करता है, जो अपूर्ण कथन है, रिक्त स्थान वाला कथन है, उसको उसने पूरा कर लिया, तो परीक्षा के इस रूप को क्या कहते हैं? विद्यार्थी ने अपूर्ण कथन को पूरा कर लिया तो वह परीक्षा का क्या रूप कहलाता है? समानांतर रूप परीक्षण, वर्गीकरण रूप परीक्षा, प्रत्यास्मरण रूप परीक्षा, एकांतर अनुक्रिया रूप परीक्षा। यहाँ उद्देश्य से संबंधित साथियों, जब आपने बीएड की थी उसमें आपने 6 शैक्षिक उद्देश्य बनाए थे, जिसमें आपने लिखा है कि विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा। वो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन से संबंधित प्रश्न है कि अपूर्ण कथन को पूरा करता है तो उसने अपूर्ण कथन को याद किया, स्मृत किया, स्मरण किया, प्रत्यास्मरण किया, तो 100% वह हमारा प्रत्यास्मरण वाली परीक्षा कहलाएगी। और अपूर्ण कथन को पूरा करना यह हमारा ज्ञान उद्देश्य से संबंधित है। किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञान उद्देश्य से संबंधित है अपूर्ण कथन को पूरा करना, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यास्मरण परीक्षा के रूप में की जा सकती है। अगला प्रश्न है साथियों, वाद विवाद विधि, है ना, बहुत अच्छी विधि। वाद विवाद विधि एक शैक्षणिक सामूहिक प्रक्रिया, बिल्कुल दो दल बन गए, दोनों दलों के बीच में किसी टॉपिक के प्रति वाद विवाद कराया गया, शैक्षणिक सामूहिक प्रक्रिया जिसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। यह परिभाषा किसने दी? प्रश्न आया है, वाद विवाद की परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछ लिया कि वाद विवाद विधि एक शैक्षिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी सहयोगपूर्ण ढंग से एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए किसी समस्या या किसी प्रकरण टॉपिक पर बातचीत करते हैं। पक्ष और विपक्ष में बैठकर बातचीत की, अपनी बात इन्होंने रखी, अपने इन्होंने बात रखी, ये वाद विवाद कराया गया। तो यह वाद विवाद कराया जाना किस प्रकार की विधि है? तो वो वाद विवाद विधि है। तो इस वाद विवाद विधि की यह परिभाषा देने वाले कौन विद्वान है? जेम्स एम ली, सिम्पसन, किलपैट्रिक, हॉर्न महोदय। यहाँ अगर इस परिभाषा को ध्यान में है तो आपने सही जवाब दिया। इसका सही आंसर है हमारा जेम्स एम ली। जेम्स एम ली ने कहा है वाद विवाद के बारे में कि यह दो दल के बीच एक किसी समस्या प्रकरण के साथ बातचीत, सहयोगपूर्ण ढंग से बातचीत करके इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। 148 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये प्रश्न आपको रीट के एग्जाम तक छोड़ेगा नहीं। यह प्रश्न साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान
कि शिक्षण विधियों संबंधी किसी में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न छोड़ेगा नहीं, इसलिए आप निरंतर इसको पढ़ते रहे, समझ लेवे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या नहीं सही है? CC के संबंध में सही कथन कौन सा है? पहला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी तथा शिक्षण विधि का लगातार मूल्यांकन करता है। सेकंड है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अन्य सभी मूल्यांकन पद्धति से ज्यादा परिशुद्ध है। थर्ड है, विकल्प ए एवं दो दोनों सही है। और फोर्थ है, विकल्प ए सही और विकल्प दो गलत है। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ आ चुका है साथियों, बहुत सोचने की जरूरत है इस प्रश्न के बारे में। सही पूछा है, CC का सही। तो अब आपको इसमें और इसको दोनों को समझने की जरूरत है कि सतत व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी तथा शिक्षण विधि का लगातार मूल्यांकन करता है। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन तो अभी फिलहाल सही है कि सतत व्यापक मूल्यांकन क्या करा, विद्यार्थी तथा शिक्षक द्वारा जो शिक्षण विधि का उपयोग किया गया उसका मूल्यांकन करता है, करेगा ही 100%। जब शिक्षक ने कोई शिक्षण कराया है तो उसे किसी शिक्षण विधि और साठ सामग्री का उपयोग करके ही शिक्षण को प्रभावी बनाया है। और प्रभावी बनाया तो विद्यार्थियों ने उस शिक्षण को सीखा है, अधिगम को स्थायी किया है। तो वहां अधिगम स्थायी करने के बाद शिक्षक ने अगर कोई प्रश्न पूछा, उसका जवाब दिया है और रोजाना इस तरह की प्रक्रिया की गई तो वास्तव में वो सतत व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो ए ऑप्शन तो राइट है। सेकंड है, सतत व्यापक मूल्यांकन सभी मूल्यांकन पद्धति से ज्यादा परिशुद्ध है। अरे भाई, सतत व्यापक मूल्यांकन तो अभी आया, उससे पहले तो केवल मूल्यांकन ही हुआ करता था जो हमारी मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा के माध्यम से हुआ करती थी। तो पुराना जो मूल्यांकन था उस मूल्यांकन को हम यूं नहीं कह सकते वो अशुद्ध मूल्यांकन है। वो पुराना मूल्यांकन सतत व्यापक मूल्यांकन पर ज्यादा परिशुद्ध नहीं है। तो यहाँ यूं कह दे कि सतत व्यापक मूल्यांकन अन्य सभी मूल्यांकन पर ज्यादा परिशुद्ध है, ऐसा किया जाना गलत है। तो यहाँ बैठता ऑप्शन हमारा डी कि पहला विकल्प सही है और दूसरा विकल्प हमारा गलत है। तो डी ऑप्शन सही है हमारा, विकल्प नंबर 1 सही और विकल्प नंबर 2 गलत कहलाता है। समझना, इसको फिर से कह रहा हूं, इसको घर बैठकर और समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न बहुत ही सर्वश्रेष्ठ आया है। 149 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऐतिहासिक घटनाओं का, भौगोलिक घटनाओं का, वर्तमान संदर्भ में समग्र सामाजिक विषय वस्तु का और पर्यावरणीय घटनाओं का। साथियों, इस प्रश्न के चारों ऑप्शन राइट है, लेकिन हमको तो सर्वश्रेष्ठ निकालना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमसे सर्वश्रेष्ठ चाहता है कि सही और सटीक उत्तर क्या है। यहाँ ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी सामाजिक विज्ञान के इतिहास से संबंधित, भौगोलिक घटनाओं की जानकारी सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से संबंधित, पर्यावरण अध्ययन की जानकारी सामाजिक विज्ञान के पर्यावरण अध्ययन के संबंधित। लेकिन यहाँ देखे सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है वर्तमान संदर्भ में, सी ऑप्शन, वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण या समग्र सामाजिक विषय वस्तु का अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान का अध्ययन होता है। तो ये तीनों जो है, ये तीनों भी इसी में ही, सी ऑप्शन में ही समा जाते हैं। तो सही आंसर होता है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का अध्ययन किया जाता है वर्तमान एवं संदर्भ में समग्र सामाजिक विषय वस्तु का अध्ययन करना। सी ऑप्शन सही कहलाता है। अंतिम प्रश्न 150वां प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, समझेगा। निम्नांकित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य सामाजिक पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? प्रश्न पूछा है सामाजिक पर्यावरणीय शिक्षा का विषय का उद्देश्य नहीं है। पहला है स्वावलंबन की भावना का विकास करना, वातावरण पर मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी देना, सामाजिक संगठन संस्थाओं एवं संगठनों से लाभ उठाने की योग्यता का विकास करना, सामाजिक परिवर्तनों और उनके प्रभावों की जानकारी देना। प्रश्न पूछा है सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य कौन से है और कौन सा नहीं है? किस विषय संबंधी? सामाजिक पर्यावरण।
अब सामाजिक पर्यावरण, तो यहाँ आप सामाजिक पर्यावरण संबंधी जितनी भी बातें वो तो है। बात करते हैं वातावरण पर मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के। मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है आज की तारीख में, कल कारखानों से, उद्योग धंधों से, जो हम सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं, इसका प्रभाव तो पड़ता है। ये ऑप्शन तो उद्देश्य है। सी ऑप्शन है सामाजिक संस्थाओं और संगठनों से लाभ उठाने की योग्यता का विकास करना। ये भी सामाजिक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का ही उद्देश्य कहलाता है। सामाजिक परिवर्तनों और उनके प्रभाव की जानकारी देना, ये उद्देश्य भी हमारा सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का ही उद्देश्य। कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन नहीं है। कौन सा? ए, कि स्वावलंबन की भावना का विकास करना। वर्तमान में हम इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग स्वावलंबन की भावना का विकास करना सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो ये थे साथियों 150 प्रश्न का ए ऑप्शन जो आपने सही किया होगा। आशा करता हूं आपने इन सारे प्रश्नों को सटीक रूप से सकारात्मक सोच के साथ व्यवहारगत आपके अंदर परिवर्तन आकर आपने इन प्रश्नों को सही किया होगा। ये हमारा संस्कृत संबंधी क्लासेस का 5वां मॉडल टेस्ट पेपर के सामाजिक विज्ञान के प्रश्नोत्तर दिए हैं और उन प्रश्नों को हमारे द्वारा हल करा दिया गया है। आशा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप बहुत जल्द इस बार रिट पार और आपका कदम राजकीय विद्यालय में पड़े और आप सेवार्थ प्रस्थान कर पावे। यही आशा के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। साथियों, ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक सोच के साथ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। पेपर में भी सामाजिक विज्ञान के मेथड के प्रश्न सबसे लास्ट में आएंगे और मेरी क्लास भी सबसे लास्ट में, लेकिन लास्ट ही फर्स्ट साबित करेगी। जब इन प्रश्नों के लिए आप समय देंगे और समय देकर इन प्रश्नों को जवाब दे देंगे, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।